अगर आपके पास पैसा है तो डू नॉट बाय अंडर कंस्ट्रक्शन। जब आप घर खरीदते हो ना, सब लोग आपके पीछे हैं। एक बार आपने घर खरीद लिया ना, आपके साथ कोई नहीं है। द मार्केट दैट आई थिंक विल फॉल इन माय व्यू, गुड़गांव होम प्राइसेस, एंड यूजर्स ना, एटलीस्ट इन एनसीआर इन माय व्यू, शुड नॉट रश एट ऑल टू बाय अ होम नाउ। 80% ऑफ द बायर्स जिन्होंने गुड़गांव में घर खरीदा है 2 साल में, जो बुकिंग वाले हैं ना, आर इन्वेस्टर्स स्लैश ब्रोकर्स स्लैश ट्रेडर्स। जो बच्चों का जो खेल होता है ना रियल एस्टेट मार्केट में, ज्यादातर एनसीआर में ही हो रहा है। बाकी सब थोड़े मैच्योर हो गए हैं। अगर मुंबई लार्ज कैप स्टॉक है, बैंगलोर मिड कैप, गुड़गांव स्टॉक शायद से बन गया लार्ज कैप, पर वो अभी भी उसको ट्रेड कर रहे हैं पेनी स्टॉक की तरह। लोग को बिल्डर बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आपने बिल्डर को निकाल दोगे ना, आपको अपने म्यूनिसिपैलिटी से बात करना पड़ेगा। 10 मिनट बात करोगे ना म्यूनिसिपैलिटी से, आप बिल्डर के पास भाग के जाओगे। जब आप घर खरीद रहे होगे, योर होम वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स your एनुअल इनकम। सबसे अच्छा एग्जीक्यूटिव इंडिया में ना डीएलएफ है, ना ओबरॉय या हीरानंदानी है, ना प्रेस्टीज या शोभा है बैंगलोर का, पर एक पुणे का बिल्डर है। यू बैन सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स अरिहंत, होम प्राइस विल कम डाउन बाय 30%। अडानी का कितना बड़ा जो एंट्री है रियल एस्टेट में, वो कितना बड़ा आपको एक एक्स फैक्टर लग रहा है? अडानी हैज एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर। क्या जो घर खरीदना है आज, क्या वो ड्रीम है, स्कैम है या ट्रैप है? इंडिया में ही नहीं, हर जगह पे वो घर खरीदने का जो शौक है ना, वो एक ड्रीम है। स्कैम में नहीं बोलूंगा, पर हाँ ट्रैप है। घर खरीदना इन अ वे एक ट्रैप है, क्योंकि एक बार आपने घर खरीद लिया, इसमें इनकमिंग फैसिलिटी काफ़ी आसान है, हम्म। आउटगोइंग बहुत मुश्किल है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब आप घर खरीदते हो ना, सब लोग आपके पीछे हैं। ठीक है, खरीद लो, ये घर देख लो, ब्रोकर बैठा है, बिल्डर बैठा है, लेंडर बैठा है, सब लोग, गवर्नमेंट बैठी है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब आप घर खरीदने वाले हो, सबको पैसा मिलेगा। हम्म। ठीक है, और उनको पैसा तभी मिलता है जब आप घर खरीदोगे। ठीक है, एक बार आपने घर खरीद लिया ना, आपके साथ कोई नहीं है। हम्म। एक बार आपने सरकार को स्टैम्प ड्यूटी दे दी, कुछ प्रॉब्लम आएगा प्रोजेक्ट पे, सरकार आपके लिए कुछ करेगी? नहीं। आपने घर खरीदा, ब्रोकर को पैसा मिल गया, उसकी जो कमीशन दलाली है, निकल गया वो भी। आप उसको फ़ोन करोगे, ये प्रॉब्लम आ गया। आपने सुना है काफ़ी ब्रोकर्स को कि वो आपकी सहायता करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते। हम्म। तीसरा बिल्डर, बिल्डर को जिस दिन आपने स्टैम्प ड्यूटी दे दिया, एटलीस्ट 80% ऑफ देम ना, उसके बाद आपको याद रखना है कि बिल्डर किंग है और आप किंग नहीं हो। हम्म। जो लोग बोलते हैं ना कि कस्टमर इज किंग, जब तक आप एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो, आप किंग हो। एक बार आप कस्टमर बन गए, आप किंग नहीं हो। हम्म। क्योंकि एक बार आपने घर खरीद लिया ना, आप ट्रैप्ड हो जब आपने अंडर कंस्ट्रक्शन होम किया है। हम्म। क्योंकि उसके बाद आपके पास कुछ लेवरेज नहीं है। घर अटका, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। और इंडिया में तो ऐसा एक फॉर्मेट हो गया ना कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन होम लिया है, 1 साल के पैसे से ना, हम्म। आपने प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा डाला है बिल्डर से। हम्म। क्योंकि एक बहुत स्ट्रेंज पैटर्न है इंडिया में, रेरा का also। अगर आप प्लिंथ मतलब ग्राउंड फ्लोर तक आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया ना, रेरा बोलता है आप कस्टमर से 45% पैसा ले सकते हो। मतलब 2 करोड़ का घर है, हम्म। आप 45% बिल्डर ने मांगा, आपने दिया, 90 लाख गए। उसके ऊपर अगर आप मुंबई जैसे शहरों में हो, स्टैम्प ड्यूटी रहता है, 5%, 6% गया, 1 करोड़ आपने डाल दिया। घर मिलेगा आपको 4-5 साल के बाद। अगले 4 साल के लिए आपको याद रखना है कि आधा पैसा आपका गया उसमें। हम्म। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको घर मिलेगा शायद से 5 साल के बाद, पर आपने आधा पैसा दे दिया डे 1 में, तो अटका, प्रॉब्लम है। और लेंडर, लेंडर को भी पैसा तभी मिलता है जब आप लोन लोगे। हम्म। कुछ प्रोजेक्ट अटका, वो अपना ईएमआई बंद करता है? बिल्कुल नहीं। वो तो चालू रहता है। तो इट्स इन अ वे ट्रैप। तो आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना है। आउटगोइंग फैसिलिटी है ही नहीं, एक इनकमिंग फैसिलिटी है, और बहुत महंगा इनकमिंग फैसिलिटी है। हम्म। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। थोड़े लोग लकी होते हैं, बहुत लोग अनलकी होते हो। बीच वाला जो सेक्टर है, जो बहुत अनलकी नहीं है और बहुत लकी नहीं है,
ज़्यादातर होम बायर्स वहाँ पे हैं। तो आप क्या एडवाइस करोगे जो जिस तरीके से ट्रैप में लोग ना फंसें, उसके लिए क्या 3-4 चीज़ें हैं जो आप कहोगे कि ये मत करो, आप अगर सुकून की ज़िंदगी चाहिए तो? अब लक अनलकी तो किसी को नहीं पता कल को क्या होने वाला है, तो अपना बचा के रखो अपने आप को। तो क्या रिकमेंड करोगे आप कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो ना खरीदें? देखिए, हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो डू नॉट बाय अंडर कंस्ट्रक्शन, बाय रेडी प्रॉपर्टी। आपको पता है आप क्या खरीद रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, घर तो मिल गया, ठीक है। क्योंकि अभी इंडिया में अभी भी वो माहौल है कि एक अच्छा बिल्डर कौन होता है, हम्म। जो घर आपको दे दे। क्वालिटी, डीले, वो सब लोग देखते नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप, हम जहाँ पे बैठे, एक्सपेक्टेशंस इतनी लो हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत लो है ना, तो अगर आप, मैं यहाँ पे काफ़ी घूम रहा हूँ एनसीआर में, और मैं तो हैरान रहता हूँ अरिहंत की, लोग जब मुझे बोलते हैं ना, सर ये बिल्डिंग 3 साल पुरानी है, हम्म। मैं मान नहीं सकता। ये बिल्डिंग लगती है 10, 12, 15 साल पुरानी, क्वालिटी इतनी खराब है। हम्म। तो अंडर कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर आपके पास पैसा है, आप अंडर कंस्ट्रक्शन लो ही मत। हम्म। अगर पैसा नहीं भी है ना, मैं लोग को बोलूंगा कि एक काम कर ले, एक छोटा घर ले ले, ठीक है, जो आपकी नीड्स को मीट कर ले। या आप लोकेशन पे थोड़ा चले जाओ, थोड़ा टीयर 2 लोकेशन जहाँ पे रेडी है। पर अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को यही लोकेशन पे चाहिए, मुझे कनॉट प्लेस पे ही चाहिए, या वसंत कुंज में चाहिए, या वसंत विहार में चाहिए, तो ऑप्शंस लिमिटेड है। तो आपको अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे लेना है। हम्म। तो देखिए, थोड़ी अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज आपको एम्प्लॉय करना है। एक तो रेरा आपको चेक करना है कि ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है कि नहीं। वेबसाइट है, जाके चेक कीजिए कि इस प्रोजेक्ट और इस प्रमोटर पे कुछ केस वेस है कि नहीं, वो ज़मीन ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज़ है ना, आपको चेक करना है कि ये बिल्डर कितना अच्छा है। हम्म। आप वो कैसे चेक करेंगे? बहुत से ब्रोकर्स आपके बोलेंगे, अरे उसका ये ब्रांड है, वो ब्रांड है। ब्रांड इंडियन रियल एस्टेट में बेवकूफ़ी है, क्योंकि अपना बेंचमार्क इतना लो है ना। घर दे दिया मतलब अच्छा ब्रांड है। आपको जाके वो बिल्डर को के पहले वाले घर देखने हैं, हम्म। जो उसने बनाए हैं। वो आपका इन अ वे डेमो फ्लैट है, डेमो बिल्डिंग है। उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड वो है, ठीक है। तो अगर आप डीएलएफ की अगले बिल्डिंग में ले रहे हो, आप जाके देख लीजिए उसके पिछले 5 बिल्डिंग कौन से हैं। 20 साल पुराने वाले नहीं, पिछले 5 साल में क्या किया है। तीसरी चीज आपको देखना है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से लेंडर है। आपको याद रखना है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो। आपसे बड़ा एक्सपर्ट एक लेंडर है, जो उसको लोन दे रहा है, बिल्डर को लोन दे रहा है। और वो लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है, हम्म। ब्याज का रेट और रिस्क एक साथ जाता है। आपको ये फाइंड आउट करना है अपने इंटेलिजेंस से कि ये बिल्डर कितना ब्याज दे रहा है। अगर बहुत ज्यादा है ना, मतलब वो बहुत रिस्की है। तो आपको अपना रिस्क वो लेंडर के साथ टैग करना है, जिसने बिल्डर को लोन दिया है। और ये कोई भी देख सकता है? देखिए, कोई भी देख नहीं सकता है, पर एक बहुत छोटी दुनिया है। ओके। आपको पता चल सकता है कि कौन कौन से लेंडर्स हैं, क्या 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 टर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक वेबसाइट पे जाएं और आपको मिल जाएगा। पर अगर आप घर खरीद रहे हैं, इतनी मेहनत आपने, थोड़ी मेहनत कर ली ना, आपको पता चल जाएगा। हम्म। तो ये थोड़े अनकन्वेंशनल अप्रोचेज है जो आपको यूज़ करना है। जो कन्वेंशनल अप्रोच है ना, वो फेल हो चुका है, ठीक है। ये ब्रांड है, इसके इसके पीछे ये है, वो सब फेल हो चुका है। जो आप देख सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, वो कीजिए। कितने जेन्युइन प्लेयर्स होंगे अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हो, तो अगर इन पैरामीटर्स पे उनको तोले? देखिए, पैन इंडिया में अगर मैं सोचूं तो आई थिंक द जेन्युइन प्लेयर्स जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, वो है 10%, ठीक है। 10 में से एक? हाँ, देखिए, मैं जब फिल्टर करता हूँ ना, मेरी राय में 4 कैटेगरी ऑफ प्लेयर होते हैं। एक जो है वो डिलीवरी करता ही नहीं है। एक जो है वो जो डिलीवरी करता है, पर बहुत लेट डिलीवरी करता है, वो मर मर के आपको देता है। तीसरा है जो आपको आपको टाइम पे देता है। चौथा है जो वो आपको क्वालिटी वाला देता है। हम्म। और ये पांचवा जो है ना, जो आपको
टाइमली घर देता है और क्वालिटी देता है। हम्म, ये पांचवा जो कैटेगरी है ना, उस पे 0 प्लेयर्स है। जीरो हम्म। जो क्वालिटी और टाइम दोनों मीट करे। इंडिया में एक भी बिल्डर नहीं है जो आपको टाइमली डिलीवरी देता है और क्वालिटी डिलीवरी देता है। तो आपको जबर चूज करना है आपको क्या चाहिए। इतनी खराब सिचुएशन। हाँ, अभी देखिए अपना बेंचमार्क बहुत लो है ना, हाँ क्वालिटी लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ घर मिल गया वो काफ़ी है, तो बिल्डर भी वो जानता है, घर दे दे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जाएंगे। आप तो यहाँ पे बहुत घूम चुके हैं। आपने कौन से 5 बिल्डिंग होंगे जिसको आप देख के ना आप फोटोग्राफ लेना चाहोगे? एंड और फॉर दैट पर्पज ओनली, फॉर ब्यूटी, फॉर एस्थेटिक्स, वो हो गया क्वालिटी फॉर आर्किटेक्चर। फॉर आर्किटेक्चर। और अगर आप ट्रैक करोगे ना, ऑलमोस्ट 99% इफ नॉट 100% तो बिल्डिंग्स ना, जिसका आप फोटोग्राफ लोगे ना, वो मोस्ट लाइकली वो प्रोजेक्ट बहुत डिलेड हुआ होगा। हम्म तो जिसने वो क्वालिटी बनाया है ना, वो बहुत लेट हो गया होगा। हम्म इस पे एक चीज है कि जिसको वो फोकस है ना क्वालिटी पे, वो बोलता है ठीक है यार, मैं डिले कर दूंगा पर मैं अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा। बट क्या ये नहीं कर सकते कि यार पहले ही बता दो कि भाई ये 3 साल में प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा आपको, 6 साल में मिलेगा, बट क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं इसलिए। तो ये पहले क्यों नहीं कर सकते? या बहुत सारे अनप्रडिक्टेबल फैक्टर्स भी होते होंगे, आई एम श्योर कि सब बिल्डर्स आर नॉट देयर टू चीट एवरीवन, राइट? कुछ लोग होते होंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन में कोई कोर्ट का कुछ केस हो गया या कोई और रेगुलेशन में चक्कर पड़ गया, या कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वर्कर्स भाग गए, कोविड आ गया, ये कई सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो ऐसे भी फैक्टर्स होते होंगे ना कि जो इनके भी हाथ में नहीं है। देखिए ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसपे जो बिल्डर के हाथ में नहीं है। और देखिए बिल्डर्स जो काम करते हैं ना, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है हम्म और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो जैसे मैं ये सब बोल रहा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि बिल्डर बनना बहुत मुश्किल है। और जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। ठीक है। आपने जो सवाल पूछा ना कि कोई गूगली आ जाती है, हम्म गूगली मोस्ट लाइकली ना विल बी इम्पैक्टिंग नॉट मोर देन 20% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जिसको इम्पैक्ट हुआ है। ओके। बाकी 80% प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो डीरेल हो जाते हैं बिल्डर की वजह से। हम्म उसने अनुमान लगाया है कि मुझे इतने सेल मिलेंगे, अरिहंत जैसे लोग घर खरीदेंगे, पैसा मिलेगा, मैं बना पाऊंगा। अभी अरिहंत ने घर खरीदा नहीं, सेल नहीं आया तो पैसे नहीं आए, हम्म तो प्रोजेक्ट अटक गया। हम्म या मैं लोन का कुछ सोच रहा था, लोन का जो लेंडर था वो रीफाइनेंस नहीं कर पा रहा है। तो जिसका गूगली है, जैसे कोई कल कोई एनवायरमेंटल बैन आ जाए कि यू कैन नॉट डू कंस्ट्रक्शन, हम्म देन द बिल्डर इज राइट कि बॉस मैं कर नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट मुझे रोक रही है। हम्म ठीक है। या कुछ सैंड शॉर्टेज है या सीमेंट बैन है कुछ, वो ठीक है। पर दैट इज नॉट द मेजोरिटी ऑफ केसेस। 20% में ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए क्या होता है कि बिल्डर्स, रेरा को आपको एक टाइमलाइन देना पड़ता है। हम्म रेरा पे आप लोग डाल देते हैं कि ये प्रोजेक्ट होगा 8 साल के बाद, वो बायर को बोलते हैं ये हो जाएगा 4 साल के बाद। तो आपने इतना बड़ा बफर रखा है। ठीक है। अभी मैं जब मैं एनसीआर में थोड़े जो ब्रोशर्स देखता हूँ ना, 35-40 फ्लोर्स बिल्डिंग, पोजीशन 2032, हम्म मुंबई में ना 30 या 40 फ्लोर्स 4 साल में हो जाएंगे, रेरा के अकॉर्डिंग। ओके। ठीक है। तो 2029 मुंबई में आई थिंक थोड़ा वो स्ट्रीमलाइन है कि वो आपको अपना 1 साल बफर रखते हैं। ओके। तो अगर इंटरनल टारगेट है 2028, तो रेरा को बोल देंगे 2029। हम्म तो अगर डिले भी हुआ, बिल्डर आपको बोल देगा सर रेरा पे ये बोला था, वो अपना इंटरनल टारगेट था। ओके। और एज अ बायर आपको इंटरनल टारगेट मानना ही नहीं है। हम्म आपको मानना है कि बहुत रेरा क्या क्या, क्या डेट है। खुद का इंटरनल टारगेट क्या होता है? मतलब जब कोई सेल करता है, मेरा इंटरनल टारगेट है मैं 100 करोड़ 100 करूंगा, हुआ नहीं। आप यू कैन नॉट कंप्लेन ऑन दैट बेसिस ना, वो उसमें इंटरनल टारगेट। ट्रू। आपको रेरा का टारगेट देखना है। तो इन दिस वे
some of them get impacted because of external factors, most of them internal. आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना है, हम्म ठीक है? देन यू हैव द बेस्ट चांस ऑफ नॉट बीइंग ट्रैप्ड. उसके बाद उससे थिंग्स कैन गो रॉन्ग. पर जैसे आपने कहा, लक एंड ऑल इज नॉट इन योर हैंड. यू प्रिपेयर फॉर व्हाट यू कैन. बट जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले जो फ्लैट्स लेते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ये भी होता है ना कि आप ट्रैप में तो फंस रहे हो, बट वो फंसने का विलिंगनेस भी इसलिए होता है कि आप में लालच है, राइट? कि अगर मैं इसको पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद खरीदूंगा तो उसमें कुछ प्रीमियम होगा, और वो प्रीमियम मैं कमा सकता हूँ अगर मैं अब खरीद के एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल में उसको यूज़ कर रहा हूँ और उसको फिर मैं बेच दूँ। तो ये कहीं ना कहीं लालच से भी आता है ना, हमारा लालच है कि भाई हम थोड़े को मतलब 20-30 लाख 40 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमको बेचेंगे तो इसको। देखिए, दैट्स सवाल इज एकदम वैलिड. देखिए, जब आप घर खरीदते हो ना, और इसमें भी हर शहर काफ़ी अलग है. एनसीआर तो पूरा इन्वेस्टर से ही भरा है. मतलब एंड यूजर्स तो आप लोग ने प्राइस आउट कर ही दिया है, हम्म ठीक है? क्योंकि आप घर खरीदते हो, बुकिंग करते हो, आप 6 महीने के बाद बेच देते हो, 1 साल के बाद बेच देते हो. और बिल्डर वो एडवर्टाइज भी करते हैं ना, फर्स्ट ट्रांसफर फ्री. मतलब आप अपना फर्स्ट सेल कर सकते हो. आप बिल्डर ने आपको अरिहंत को बेचा, अरिहंत ने विशाल को बेचा, ठीक है? प्राइस बढ़ गया तो विशाल को बेच दिया. हम्म आपको बिल्डर को कुछ फी देना नहीं है. तो ये जब मैं फर्स्ट ट्रांसफर फ्री सुनता हूं ना, मैं बहुत क्लियर हूं कि वो बिल्डर इन्वेस्टर को टारगेट कर रहा है, एंड यूजर को नहीं. हम्म ठीक है? तो एज ए इन्वेस्टर टू बाय अर्ली, अगर आपको एग्जिट मिला नहीं, जैसे अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, और ये बहुत स्ट्रांग अभी पल्स आ रहा है कि बहुत से लोगों जिसने पिछले 12-18 महीनों में घर बुक किया था एनसीआर में, उनको प्रीमियम मिल ही नहीं रहा, ओ और वो ट्रैप हो गए. हम्म उनको लगा मैं 5 करोड़ का घर ले रहा हूँ, 50 लाख 1 करोड़ दे दिया मैंने. उनको लगा कि अगर वो 5 करोड़ बन जाएगा 5.5 करोड़, मतलब 1 करोड़ मैंने डाला है, पर मेरा मुनाफा है 50 लाख. हम्म पर अभी वो 5 करोड़ का रेट 5 करोड़ ही है, और हम्म वो भी जाने में बहुत मुश्किल है. पर देखिए, प्रॉब्लम अभी एंड यूजर का नहीं है. इफ यू आस्क मी, हम्म मार्केट विल एडजस्ट. ये भी मैं देख चुका हूँ. मैं जानता हूँ बहुत सी ये नैरेटिव बहुत है, होम प्राइसेस नेवर फॉल. वो सब बेवकूफ़ी है. एंड यूजर्स ना, इन माई व्यू, एटलीस्ट इन एनसीआर, इन माई व्यू, शुड नॉट रश एट ऑल टू बाय अ होम नाउ. अच्छा उनको भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू नाउ वेट फॉर क्लोज टू पोजेशन टू बाय अ होम. क्योंकि इतना बढ़ेगा ही नहीं प्राइस। बढ़ ही नहीं सकता, हम्म क्योंकि अभी गुड़गांव इज गुड़गांव 2025 is what Mumbai was in 2014, ओवर प्राइस्ड। and overpriced so much कि you have completely priced out वो end user. वो end user के पास पैसा नहीं है, एक तो चीज है. दूसरा शायद से willingness भी नहीं है. The only way I think अभी गुड़गांव का inventory can get sold to a large extent is अगर ये जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के लोग दिल्ली छोड़ के गुड़गांव आ रहे हैं, if that becomes very 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 big, ठीक है, बहुत से लोग आ गए हैं, अगर ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा एक्सलेट हो जाएगा ना, फिर शायद से होगा. पर मुझे लगता है ये जो पॉसिबिलिटी है ना, इज नॉट इवन 5%. तो अगर आप गुड़गांव के एक रेंटर हो, यू शुड नॉट बी बाइंग एट ऑल नाउ. लेट द मार्केट कूल ऑफ, लेट प्राइसेस कम डाउन, ठीक है, एंड थिंग्स विल वर्क आउट. अभी आप लोगे, यू विल मोस्ट लाइकली रिग्रेट इट. अच्छा, ये जो ट्रेंड है आपने बताया कि, और बहुत लोग बात करते हैं इसकी कि दिल्ली को छोड़ के लोग जा रहे हैं गुड़गांव में, और नोएडा भी बहुत लोग जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में वैसे तो जो घर हैं एक तो बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली की वजह से ही गुड़गांव और नोएडा का एक्सपेंशन भी हुआ है। बहुत हाउसिंग क्राइसिस है यहाँ पे, और उसका है कि लिमिटेड सप्लाई है। उसका कारण है कि रेगुलेशंस ऐसी हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते बहुत जगह पे, और कितना बना सकते हो, 2 फ्लोर 3 फ्लोर। बहुत सारे गांव हैं वहाँ पे तो जो हाउसिंग क्वालिटी है वो सबको पता ही है कि कितनी ख़राब है, और जो सोसाइटीज़ हैं उसमें भी हाई राइजेज़ नहीं है, और पॉपुलेशन इतनी है,
तो अब सब लोग बाहर निकल के जा रहे थे। इसको कैसे मतलब एक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक नेशनल कैपिटल है, अगर आप मतलब और कंट्रीज़ के उससे कंपेयर करो, सिंगापुर है और बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे हाई राइजेस भी हैं, सब है, सिक्योरिटी की बात बोली जाती है, बट मुझे लगता है कि वो बहुत ही शैलो आर्ग्यूमेंट है। तो इस टाइप की जब आप चीज़ें देखते हो कि क्या रेगुलेशंस को चेंज करके दिल्ली में एक और राउंड ऑफ कूलिंग ऑफ और वो सब किया जा सकता है, करेक्शन किया जाए, यहाँ पे मासिव सप्लाई के आप सिचुएशंस क्रिएट करो दिल्ली में, तो फिर गुड़गांव नोएडा में भी प्राइसेस कम हो जाएंगे। देखिए, दिल्ली का जो प्रॉब्लम है वो खुद एक सेल्फ गोल है। हम्म। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी, मतलब आप अगर आप ऐसा लॉजिक लगाओगे, मतलब आप बोल रहे हो कि मुंबई में सिक्योरिटी है ही नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली। एक शहर में थोड़े जोन्स हो सकते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी इज नीडेड। हम्म। जैसे बैंगलोर में डिफेंस एरियाज आर देयर, उसके अराउंड आप नहीं कर सकते हो। हम्म। सेम इन मुंबई। बट पूरा शहर को ऐसे आप बोलो कि कर ही नहीं सकते हम्म। ज्यादातर। हम्म। मतलब फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वही है ना। सो दिल्ली को अगर अगर वापस दे हैव टू रिवाइव, उनको री इन्वेंट करना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी दिल्ली दोनों साइड से स्क्वीज हो रहा है। हम्म। दिल्ली की पब्लिक जा रही है नोएडा भी और गुड़गांव भी। हम्म। क्योंकि क्यों, जॉब्स तो वहां पे ही है। दिल्ली में भी एक्चुअली बचा क्या है? हम्म। आपको राजनीति करना है, करो। सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी करनी है, लॉयर बनना है, मीडिया जर्नलिस्ट बनना है। जर्नलिज्म भी बहुत नोएडा में जा चुका है। एग्जैक्टली। हम्म, तो ज़्यादातर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी है नहीं। वाइट कॉलर जो एक शहर को अपना वो स्टाइल देती है, हम्म। वो सब चले गए हैं गुड़गांव। हाई पेइंग जॉब्स वहाँ पे गए हैं। नोएडा में टू अ लार्ज एक्सटेंट इट्स मिड पेइंग लो पेइंग जॉब्स। तो दिल्ली हैज टू बिकम अ न्यूअर वर्जन ऑफ न्यूअर दिल्ली। हम्म। Delhi, New Delhi, now can you make a much newer Delhi? And that needs to now be thought कि मैं ये शहर बना रहा हूँ अगले 100 साल के लिए। हम्म। ठीक है, जो शहर बने थे 100 साल पहले, उस वक्त के लिए एकदम ठीक थे। क्योंकि लैंड बहुत था, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी घर ऐसे बनाने के लिए। हम्म। ठीक है, मटेरियल्स नहीं थे। अभी वो सब हो गया है, वो इवॉल्व होते जाएगा। अभी वी हैव इशू इन अ वे, ये शहरों में लैंड को ऑप्टिमाइज करना है। ये G+2, G+3, G+4 जरूरत नहीं है। हम्म। इतने पॉपुलेशन में अगर आप 5 एकड़ की जमीन है, आपको 1 एकड़ में शायद से लंबा बिल्डिंग बनाना है और 4 एकड़ खुला ओपन रखना है, हम्म। तभी माहौल बनेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको डिसाइड करना है आपको कैसी एक शहर चाहिए। ऐसा शहर चाहिए कि छोटे 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 बिल्डिंग एकदम साथ साथ में है। ठीक है, और कुछ ओपन स्पेस है ही नहीं, या एक बड़ा सा बिल्डिंग और इतना सा ओपन स्पेस। हम्म। ज्यादातर लोग ये दूसरा वाला चूज करेंगे ना। तो दिल्ली को वो करना पड़ेगा, री इन्वेंट करना पड़ेगा। ये जो प्रैक्टिस में बहुत सुनता ना कि मुझे खुद की जमीन चाहिए, हम्म। हम्म। करनी चाहिए। लेकिन इट इज नॉट गुड फॉर एनीबडी इन द एंड। इन द एंड, क्योंकि जिसके पास वो जमीन थी, अभी जब सब लोग जा रहे हैं बाहर, वो जमीन का भाव वैसे नीचे जाएगा ना। और ये हर शहर में इंडिया में मैंने देखा है। हम्म। साउथ बॉम्बे एक टाइम पे इंडिया का सबसे महंगा मार्केट होता था, पर वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं, अलाउड ही नहीं था। हम्म। क्योंकि इतना मरीन ड्राइव जो इतना देखते हैं ना लोग, हेरिटेज साइड है, हम्म। तो वहां पे आप कुछ डेवलप नहीं कर सकते। जमीन ज्यादा नहीं थी, तो लोग कहाँ पे गए? लोग बाहर गए साउथ बॉम्बे से, और वो बन गया नया बॉम्बे इन अ वे। हम्म। और वो आपको आश्चर्य होगा और आपके व्यूअर्स को कि अभी जो हम लोग बोलते हैं ना मलाबार हिल, बिल्डिंग्स है मुंबई के एंड के सबर्ब बोरिवली में, जिनका रेट मलाबार हिल के इक्विवेलेंट है। अच्छा। वो एक बिल्डिंग है, पर इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है वहां पे कि उसका रेट मलाबार हिल की तरह हो गया। क्योंकि मलाबार हिल में अभी सब ज्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स है। हम्म। पुरानी बिल्डिंग में कोई रहना नहीं चाहता, तो एंड में कौन हारा?
आपको एक्सपीरियंस मिल भी नहीं रहा था, आप बोल रहे थे मलाबार हिल, हम्म नीचे कोई पूल नहीं है, गार्डन नहीं है, अच्छे फुटपाथ्स नहीं है, ये नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, सब लोग वहां से निकल गए। हम्म। अब यही देखो, आप अगर दिल्ली का भी एग्जांपल ले लो तो साउथ दिल्ली और गुड़गांव का ये फिट बैठता है। वहां से लोग यहाँ, तो यहाँ पे क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड था चीज़ें और सबको लगता था नहीं हमारा तो ऐसे ही रहना चाहिए साउथ दिल्ली, तो लोग जो निकलना था, अब देख लो आप, सुशांत लोग डीएलएफ वहाँ पे आप कितने कितने महंगी चीज़ें हैं। अब साउथ दिल्ली से तो ज़्यादा ही महंगा हो गया है। देखिए ये नोस्टाल्जिया जो होता है ना, एक रियल एस्टेट में एक टू टर्म्स, लोकेशन और एड्रेस। हम्म एक बार आप एक एड्रेस बन जाते हो ना, लोग को लगता है कुछ मत बदलो, और वो सबसे बड़ी भूल होती है। हम्म। कोई भी शहर अगर स्टैटिक रहता है ना, इट डज नॉट वर्क। तो इसका रीडेवलपमेंट एक तरीके से अगर हम विजुलाइज करें तो किस तरीके से हो सकता है? मुझे लगता है कि एक तो ये जो ओल्ड सोसाइटीज़ हैं दिल्ली में, जो पोश एरियाज के कहे जाते हैं, लेकिन हैं वो 3-4 फ्लोर्स के ही सारे, तो वो लोग तो एक तरीके से खुश भी हैं और अपने अच्छे से रह रहे हैं, साफ़ सफाई है, मेंटेनेंस होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो दिल्ली देहात है, जो गांव है, जो एक तरीके से शहर की तरह रहने के लिए मजबूर हैं। जहाँ पे आप देखोगे ना, पहले यहाँ के दिल्ली के जो गांव हैं पूरा कंक्रीट है, उसमें एक भी पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा गांव में, नाम का गांव है वो, ठीक है। और इतना कंस्ट्रक्शन है, अगर आप देखो ऊपर से देखोगे ना, आप उत्तम नगर देख लो, आप पूरा का पूरा मतलब कंक्रीट है। ऐसे डिप्रेसिंग फीलिंग आती है अगर आप ऊपर से देखो तो। और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, आप चले जाओ तो पूरा ही स्लम एक तरीके से फील होता है वो। तो और वो सबसे प्राइम लैंड हो सकता है, यमुना के इतने क्लोज है। तो जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो रीडेवलपमेंट आप किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो? क्योंकि अब बातें होने लगी हैं, जैसे अडानी का चल रहा है मुंबई में प्रोजेक्ट, तो अब क्या यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि जितने भी जो ओल्ड रेजिडेंट्स हैं, जिन्होंने बस इतना ही सोचा है कि हम 4 फ्लोर लगा देंगे अपने घर पे और किराएदार बन के किराया खाएंगे, लेकिन अगर आप उनका भी देखो, जैसे पालम है, वहाँ पे क्या है कि सबने 3-4 फ्लोर बना रखे हैं, बहुत कंजस्टेड है, ठीक है, और उनका 10-10 हज़ार रुपये किराया आता है। क्या एक इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं? और उससे बाहर आप निकलो द्वारका में तो 40-40 हज़ार रुपये किराया है, 50-50 हज़ार रुपये है। तो क्या ये इनको समझाया जा सकता है, किसी तरीके से रिडेवलपमेंट की जा सकती है कि उसको पूरा समतल करके गाँव को, और सब ओनर्स जो हैं उनको एक अच्छा फ्लैट दिया जाए, बढ़िया फ्लैट दिया जाए, और उनको शायद एक इंसेंटिव के लिए, भाई किराया ही खाना है तो एक किराए के लिए भी तुमको एक्स्ट्रा फ्लैट दे दो, तब भी मुझे लगता है कि इतने हम कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे अगर हाई राइजेस हो, और इतने अच्छे घर बना पाएंगे और लिवेबल होगा वो चीज़। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है अगले 20 साल 30 साल में? ठीक है, ये करना इज अ नेसेसिटी। हम्म आपको रीडेवलपमेंट करना है, पर आपको रीडेवलपमेंट सही तरह से करना है। आपको एक एक बिल्डिंग उठा के नहीं करना है, आपको क्लस्टर में करना है। हम्म मतलब 10 बिल्डिंग एक साथ, 15 बिल्डिंग एक साथ, तभी आप एक बड़ा चीज बना सकते हो। नहीं तो अगर आप एक बिल्डिंग 3 माले की 10 बिल्डिंग, 10 माले 3 माले की बिल्डिंग 10 माले की बना दोगे, हम्म क्या फर्क है? एक नया बिल्डिंग होगा, प्लॉट साइज वही रहेगा। आपको ऐसा चाहिए कि जिसमें बहुत ओपन स्पेस हो जाएगा, ठीक है, एमिनिटीज आ जाएगी, सब लोग खेल पाएंगे, हम्म ठीक है। तो वो तभी होता है जब बहुत से बिल्डिंग एक साथ जुड़ जाए। दिल्ली एक चीज से लकी है कि वैसे यहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं जो काफी बड़े हैं जमीन में, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, पर वो है G+4, G+3, उसका 20-25 माले का बिल्डिंग बना दो। हम्म अभी जो 20 बिल्डिंग अभी होगी, वो 20 बिल्डिंग अभी 5 बिल्डिंग हो जाएगी, 4 माले की बिल्डिंग हो जाएगी 30 माले की बिल्डिंग। हम्म। इतना ओपन स्पेस आपको मिलेगा, पार्किंग जो इतने लोग सड़क पे करते हैं वो सब निकल जाएंगे। बहुत बुरा हाल है, मतलब हर कोई कितना भी अमीर है कितना भी गरीब है, सबके सब रोड पे गाड़ी खड़ी है, चाहे BMW है चाहे आपकी मर्सिडीज है, सब रोड पे खड़े हैं। और जिसकी 2-3 गाड़ियां, 2-3 गाड़ियां सड़क पे खड़ी हैं, आधी सड़क भी खाली है। देखिए नितिन गडकरी ने एक इसके ऊपर काफी बातचीत की है हम्म कि यू हैव टू एंश्योर कि
सबको पार्किंग फी किसी को पे नहीं करना है, हम्म, ठीक है? या वो ज़मीन का वैल्यू इतना है कि लोग सोचते हैं कि मुझे खर्चा नहीं करना है, मुझे घर के अंदर ही लाना है। हम्म, जैसे हम लोग बालकनी की तरफ देखते हैं ना, हम्म, बालकनी बाहर है पर हम लोग उसको अंदर ले लेते हैं। हम्म, पार्किंग शुड नॉट बी ऑन द रोड्स। हम लोग के शहर इतने कंजेस्टेड हैं, रोड्स में पार्किंग शुड नॉट बी अलाउड ओनली। हम्म, तो ये सब घरों में जब होगा ना, इट विल बी सबके लिए विन विन। जो अभी घर में रह रहे हैं उनको नया घर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा। रीडेवलपमेंट का वही है ना कि अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट का घर है, आपको नए बिल्डिंग में 700 स्क्वायर फीट मिलेगा, 800 स्क्वायर फीट मिलेगा। हम्म, तो नया बिल्डिंग, बड़ा घर, उसके एमिनिटीज मिल रही है। तो ये करना अनिवार्य है, करना ही चाहिए। अभी ये ट्रेंड कब शुरू होगा अच्छी तरह आई डोंट नो। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल का भी सवाल है, और कुछ मतलब किस किस विजन के साथ लोग अप्रोच करते हैं। जो रेगुलेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, किसी ने ठान लिया कि मेरे को चेंज करना है दिल्ली को, और अगले 100 साल जो आपने कहा 200 साल के लिए बनाना है, तो तभी संभव हो सकता है। ठीक है, रूल्स वूल सब हैं। आपको दिल्ली वाले को, दिल्ली बैंगलोर के पब्लिक ना, उनको सिर्फ मुंबई के ड्राफ्ट पढ़ना है, हम्म, वही फॉर्मूला यहाँ पे चिपकाना है। क्योंकि मुंबई में रीडेवलपमेंट बहुत सालों से चालू है। हम्म, हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव किया है पेपर में और थोड़ा प्रैक्टिस में। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, रीडेवलपमेंट शुरू किया, फिर क्लस्टर रीडेवलपमेंट को इंसेंटिवाइज किया। हम्म, मतलब अगर आप क्लस्टर में करोगे तो आपको ज़्यादा एफएसआई मिलेगा। ओके, अगर आप एक एक बिल्डिंग करोगे तो एफएसआई इतना, अगर आप बहुत बिल्डिंग एक साथ करोगे तो एफएसआई इतना। तो बिल्डर्स भी चाहता है कि सबको जोड़ो। जो घर पे रहता है, जिसकी बिल्डिंग जा रही है रीडेवलपमेंट में, उसको भी अच्छा डील मिलता है। 500 स्क्वायर फीट का घर अगर वो अकेले में रीडेवलपमेंट करेगा, उसको उसको 700 स्क्वायर फीट मिलेगा। हम्म, पर अगर वो क्लस्टर में करेगा उसको 800 मिलेगा। हम्म, तो इट इज विन विन फॉर ऑल। हम्म, तो ये हो जाएगा और बहुत आसान है। सिर्फ मुंबई फोन करना है, अपना डॉक्यूमेंट भेजो, वही फॉलो करना है। तो बेसिकली रेगुलेशंस का खेल है। रेगुलेशन का खेल है, विलिंगनेस का खेल है। और आई थिंक लोकल्स को भी थोड़ा प्रेशराइज करना है कि हमको इतनी ओल्ड बिल्डिंग्स में रहना नहीं है ना। हम्म, पुरानी बिल्डिंग्स में लोग को याद रखना है कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू घट सकती है। बिल्कुल। आपको अपना प्रॉपर्टी वैल्यू बचाना है, यू गो फॉर रीडेवलपमेंट। 50 साल पुरानी बिल्डिंग में क्या वैल्यू मिलेगा? हम्म, आपको नया बिल्डिंग अभी मिलेगा फ्री, बड़ा घर। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कोई फ्लैट खरीदना चाहता है, कोई बायर है, तो ऐसा कौन सा आप हिडन ट्रूथ है जो उनको जानना चाहिए, या ऐसी कोई चेकलिस्ट जो आपको अगर मान लो घर खरीदने जाना है कल, तो क्या आपके पास ये रहेगा कि ये टिक होना चाहिए तभी मैं खरीदूंगा, उससे पहले मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा? देखिए, मेरा प्रायोरिटी होगा रेडी अपार्टमेंट लेना। अगर वो नहीं है और मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन नया घर ही चाहिए हम्म, अपने इन्वेंट्री का, 6 माले पे ये फेसिंग, तो अगर मैं जाऊंगा तो मैं पहले जाके देखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डर। और बिल्डर को मैं 2-3 जगह से जज करूंगा। मुझे ब्रांड वैंड का जितना मैं उस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि बहुत से अच्छे प्लेयर हैं छोटे वाले जो ब्रांड नहीं है, हम्म, और बहुत से बड़े हैं जो अपने आप को ब्रांड मानते हैं पर बहुत बेकार काम करते हैं। हम्म, मैं जाके 2 चीज़ें देखूंगा। एक तो उसकी पुरानी बिल्डिंग, कैसा काम क्वालिटी। किया था, कैसा था उसका वो। और मैं जाके वो बिल्डिंग के लोगों से बात करूंगा, हम्म, हम्म, कैसा था एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़ ना, बिल्डर्स एक सेल्स गैलरी बनाते हैं, ठीक है, जिसको वो बायर से इम्प्रेस करते हैं। आप जाते हो ना, एकदम फैंसी सेल्स ऑफिस जहाँ पे एक मॉडल होता है, सैंपल फ्लैट होता है, लोग आपको अच्छी तरह कॉफ़ी सर्व करते हैं, हम्म, स्वीट्स सर्व करते हैं। मैं वहाँ पे जाऊँगा, पर उसके बाद ना मैं इमिजिएटली हम्म, वही बिल्डर के ऑफिस पे जाऊँगा। हम्म, क्योंकि मोर देन सीइंग हिज सेल्स ऑफिस, अ बिल्डर्स कॉर्पोरेट ऑफिस टेल्स यू मोर। अगर आप वो कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे ना, आप समझ जाओगे कि ये सही बिल्डर है कि नहीं। अच्छा, कैसे? कौन से बिल्डिंग में है, हाँ, किस एरिया में है, उसके ऑफिस के बाहर कौन खड़ा है, हम्म,
अगर वो गुंडे वुंडे टाइप लोग लगते हैं ना, हम्म नहीं है, तो वो कैसे स्टाफ मेंबर्स है, कैसे बात करते हैं, आप उसी टाइम समझ जाओगे। तो आप सेल्स ऑफिस जाइए, इंटरेस्टिंग हैक। उसके बाद देख उसके ऑफिस जाइए हम्म और अनअनाउंस्ड, जिसको वो दिखाना नहीं चाहता है, सेल्स ऑफिस तो दिखाना चाहता है वो। हाँ, हाँ, वो छुपा के रखता है। अब हम्म वहां पे जाके देखिए ना, 5 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे कि सही प्लेयर है कि नहीं। हम्म और अगर आप घर खरीद रहे हो तो एक टर्म है जो बहुत लोग अब्यूज करते हैं, कॉल्ड सुपर बिल्ट अप एरिया। हम्म वो शायद से इन माय व्यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ इंडियन रियल एस्टेट। अच्छा। मतलब बहुत सालों से चालू है। किसने शुरू किया मुझे अभी तक डेफिनेटली मुझे पता नहीं है। मैं बहुत से बिल्डर्स से पूछता हूँ कि आपने शुरू किया, वो सब डिक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, है क्या ये कॉन्सेप्ट? हाँ, क्योंकि वो था एक सिंपल वे जिससे एक बिल्डर अपना प्राइस बढ़ा देता था विदाउट अ बायर फीलिंग इट। हम्म मतलब मैं आपका घर ये 1,000 स्क्वायर फीट का है, ये घर का वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, ठीक है, तो 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। ठीक, अब मैंने आपको बोल दिया ये घर 1,000 स्क्वायर फीट का नहीं है, 1,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, हम्म इसका एक्चुअल एरिया है 2,000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया। हम्म आपका भी रेट हो गया 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपको लगता है हाँ ठीक प्राइस है, ये तो हम्म अच्छा है, सस्ता है। तो ये जो टर्म है ना सुपर बिल्टअप एरिया, इतना मैनिपुलेटेड है कि बट ये रेयर। 1000 का 2000 कैसे हुआ मतलब? देखिए 1,000 स्क्वायर फीट बिल्डर, रियलिटी और उसमें क्या अंतर है? 1,000 स्क्वायर फीट घर के अंदर है, 1,000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा घर के बाहर है। मतलब पैसेज एरिया, स्टेयर केस, स्विमिंग पूल, जिम, एमिनिटीज, पार्किंग वार्किंग सब मिला के। अभी ये जो अच्छा। 1,000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा है, आप कभी मेजर नहीं कर सकते ना, हाँ, कैसे मेजर करोगे? तो वो खेल उसमें ही जो है, सबका पब्लिक शेयर्ड है उसको भी काउंट कर लेते हैं उसी में, डिस्ट्रीब्यूट करके सब। डिस्ट्रीब्यूट करके। मतलब वो आपको बोलेंगे तो कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। हाँ, और जस्टिफिकेशन क्या है हम्म कि आप घर के लिए भी पैसा दे रहे हो और आपके घर के अंदर भी जगह मिल रही है, घर के बाहर भी मिल रही है, तो हम्म आप उसके लिए भी दे दो। लॉजिक ठीक है, क्योंकि एमिनिटीज भी मिल रही है ना मुझे, इतनी बिल्कुल। जगह मिल रही है मुझे, एक बैंक्वेट भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। प्रॉब्लम है ये जो 1,000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिलता है ना आपको, हम्म 1,000 स्क्वायर फीट से 2,000 स्क्वायर फीट, कोई मेजर नहीं करता, कोई भी नंबर लोग डाल देते हैं। एक बिल्डर ने मुझे बहुत अच्छी कहानी बोली। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये सुपर बिल्टअप एरिया का डेफिनेशन क्या है? हम्म तो वो मुझे काफी अच्छी तरह से जानता था। तो इसे विशाल, इफ यू फाइंड आउट लेट मी ऑल्सो नो ना। तो तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं काफी मेरे देखिए एंडिंग में तो बिल्डर्स भी जानते हैं ये स्कैम ही है। हम्म वो सिर्फ पब्लिक में बोलने के लिए कि नहीं इसका एक लॉजिक है कि घर कारपेट एरिया घर के अंदर रहता है, घर के बाहर रहता है, घर के बाहर भी आपको यूज जगह तो मिल रही है। करोगे या आप ही करोगे। हाँ, तो आपकी है। हाँ। तो बिल्डर्स मतलब इंटरनली वो लोग जानते हैं, वो पब्लिक में जाके बोलना है कि इसलिए मुंबई और पुणे में लोग सिर्फ कारपेट एरिया बात करते हैं, हम्म क्योंकि रेरा ने मैंडेट किया है। रेरा को भी पता था ये स्कैम है। तो ये सुपर बिल्टअप एरिया वाला स्कैम किधर ज्यादा चलता है, कौन से शहर में? आपके एनसीआर में? बहुत ज्यादा। अच्छा। ओके। यहाँ पे तो मैंने अभी तक ये वर्ड कारपेट एरिया सुना ही नहीं है। अच्छा। मैं बायर से ही पूछता हूँ ना ये जगह कितना बड़ा है, वो बोल देते हैं सर वो कारपेट एरिया सुपर बिल्टअप एरिया। हाँ, उसके रिस्पॉन्स से मैं समझ जाता हूँ कि इसको भी वही चूर्ण बेचा गया है। हाँ, उनको भी क्लैरिटी नहीं है कितना है। हाँ। तो इंटरेस्टिंग। अगर आपको घर खरीदना है, बिल्डर अगर सुपर बिल्टअप एरिया बोलता है ना, आपको बोलो बकवास करना बंद कर, हम्म मुझे कारपेट एरिया बोल, हम्म कारपेट एरिया प्लस बैल्कनी, वो हम्म बोल दे बात खत्म। हम्म मैं तो मेरा एंटेना आ जाता है बाहर अगर कोई बोलता है ना सुपर बिल्टअप एरिया, हाँ। मेरे को वो फ्रॉड अलर्ट जैसा वो होता है ना, अरे क्या क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, और ड्यू डिलिजेंस करो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जैसे एक जो क्लासिक क्वेश्चन आता है किसी भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए।
आपका कॉन्सेप्ट है कि पहले रेंट कर लो जहाँ पे आपको खरीदने की इच्छा है और फिर बाय कर सकते हो आपको अच्छा लगा तो। और क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंट है आपकी एडवाइस से कि आपको जो बना बनाया है वही खरीदना चाहिए। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है जो यूथ है, अब पेरेंट्स जो हैं सबके बोलना शुरू कर देते हैं भाई घर खरीदने लग जाओ, क्योंकि वो उनको दिखता है कि भाई 30,000 40,000 50,000 60,000 1 लाख तक रेंट दे रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये आता है कि यार 1 लाख अगर तुम ईएमआई में कर दोगे और फिर आराम से घर खरीद सकते हो। तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो उसमें ये भी है कि अनसर्टिनिटी है जॉब्स में, पता नहीं आज ईएमआई चल रही है बढ़िया तनख्वाह है, कल को पता नहीं होगा या नहीं होगा। एक तो ये है, एक ये है कि अगर मैं जिस एरिया में 1 लाख रुपए दे के रेंट पे रह रहा हूँ, अगर मैं उसको ईएमआई से जिस एरिया में मैं खरीदूंगा वो स्लम टाइप एरिया होगा, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम डिग्रेड हो जाएगी। और उसका रेंट भी उतना नहीं है कि आप यहाँ पे रह लो और वहाँ पे आपका रेंट आता रहेगा तो इधर से निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अब इस यक्ष प्रश्न का क्या मतलब क्या प्रॉपर आंसर क्या है? ये पेरेंट्स जो एडवाइस करते हैं वो गलत नहीं है, ठीक है। उनका नज़रिया उस वक्त का है जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और ये होम ओनर का जो स्टेटस था ना बहुत ज़्यादा था कि खुद का घर है। अभी तो हम लोग देखते हैं ना, लोग 20 लाख 25 लाख रुपए भाड़े पे भी रहते हैं ना। अभी शायद से आपने पढ़ा होगा, विकी कौशल और कटरीना कैफ ने एक घर रेंट पे लिया है जिसका रेंट है 17 लाख रुपए पर मंथ। तो पर एक टाइम पे एक बहुत बड़ा नजरिया था कि अगर पैसा नहीं है तभी तू भाड़े पे रहता है। ठीक है? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मुंबई में रहते थे, अभी भी रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खरीद नहीं सकते, कहीं पे भी खरीद सकते हैं वो तो देश के किसी भी कोने में। हाँ, उनको उनको क्या है, वो चोर, उनका रेंट बिफोर बाय तो इंस्टेंट हो जाएगा ना। मैं रेंट किया हो, 1 महीने के बाद अच्छा लगा, चेक काट के खत्म हाँ कर लो। हाँ तो पर पेरेंट्स का जो प्रेमाइस है उस वक्त के लिए सही था कि होम ओनरशिप प्रोवाइड्स यू स्टेबिलिटी, प्रोवाइड्स यू स्टेटस, ईएमआई वेस्ट ऑफ मनी है। ये अभी के वक्त के लिए सही नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आपको आपके जॉब्स अनसर्टन है। पहले के वक्त की जहाँ पे पीएसयू जॉब्स होते थे ज़्यादातर सिक्योर थे ना। अभी अनसर्टन जॉब्स, आपको पता नहीं कि जॉब रहेगा कि नहीं। दूसरा, आप एक ही जगह पे काम नहीं करते हो। पहले की नौकरियाँ आप 30 साल एक ही शहर में काम करते थे, तो आप वो कॉल ले सकते, मुझे यहाँ पे रहना है। अभी अरिहंत आज दिल्ली में है, कल मुंबई में होगा, परसों बैंगलोर में होगा, उसके बाद हैदराबाद में होगा। तो आपको एक लोकेशन पे एंकर अभी नहीं होना। तो आप जब घर लेते हो, आपको याद रखना है कि वो ऑलमोस्ट इन अ वे आपका वो फाइनल स्टॉप है। अब मैं देख सकता हूँ अपने आप को एक 10 साल यहाँ पे रहने के लिए, और आपको तब लेना है व्हेन यू आर अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। उसके पहले आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। जितना भी आपको लोग बोलो ना, घर ले लो घर ले लो घर ले लो, ठीक है। 35 तक आप पैसे इकट्ठे करो कि अपने डाउन पेमेंट कर सको। डाउन पेमेंट कर लो, आपको फिर समझ आ जाएगा कि घर कैसे, आपको कैसा घर चाहिए। आपको ज़िंदगी के बारे में पता चला कि कितने ऊपर नीचे होते हैं। कितना आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा इतनी जगह रहने का। क्योंकि अगर आप 25 के ऊपर भी लोगे ना, अगर आपने अभी नौकरी ली है, आपने ले ली, आपको पता नहीं है कि कितने अनसर्टन जॉब्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं किया ना। 35 तक आपको पता होता है कि अरे एक इसकी नौकरी चली गई तो ठीक है, ऐसा नौकरी ऐसे मेरे साथ अगर होगा तो मुझे ऐसा घर लेना नहीं है, ठीक है। तो फिलॉसफी हैज़ टू बी वेरी सिंपल कि आप बचाते रहो पैसा, वो डाउन पेमेंट करने के लिए, वो घर के लिए जो आपको पसंद है, जहाँ पे आप 10 साल के लिए एटलीस्ट रहना चाहोगे। उसके पहले लो मत, सेविंग करते रहो। सेविंग यू शुड मस्ट डू। देखिए, मैं वो स्कूल ऑफ थॉट पे नहीं हूँ जो आजकल के बहुत से लोग करते हैं कि लिव ओनली फॉर टुडे, लिव फॉर टुडे बट प्लान फॉर टुमारो, ठीक है। हमारा हम दो एक्सट्रीम्स में चले गए हैं। हमने पेरेंट्स के जनरेशन पे सिर्फ प्लान फॉर टुमारो, और आज के जनरेशन जो है कि लिव ओनली फॉर टुडे। हमको थोड़ा बीच में आना है। बीच पे करेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज अगर आपके पास डाउन पेमेंट का वो पैसा आ गया ना, यू नेवर नो, आपने इतना पैसा बना लिया है, आपके इन्वेस्टमेंट चल गए कि यू कैन बाय रेडी अपार्टमेंट
नॉट एन एज ऑफ 35, 37, 38, 40 हो गया ना फिर। अच्छा ये बताइए कि जो 35 से ऊपर हैं अब उनकी बात करते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा भी है, डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं, और अ, सारी सिचुएशन ठीक है, उनको समझ भी आ गया है, सेटल भी हो गए हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि बार बार अलग अलग शहरों में भी नहीं जा रहे, उनका फिक्स हो गया है कि अब मेरे को इसी शहर में रहना है। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे कि जो ये डिलेमा है कि इतने रेंट में जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है वो अगर आप खरीदोगे उसको तो नहीं मिलेगी, तो उसका उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए अरिहंत, अगर जैसे आपने आप एग्जाम्पल कहा कि अगर आपका 1 लाख रुपए रेंट है, तो वो जगह पे अगर आपको ईएमआई में घर खरीदना है, तो नॉर्मल रेशियो इज 1:3। अगर आपका रेंट 1 लाख है, अगर आप एक स्टैंडर्ड लोन लोगे, तो आपका ईएमआई वही जगह के लिए 3 लाख होगा। ठीक है, तो वो तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको अपने प्रेपरेशन घर का इतना करना चाहिए सेविंग्स में कि जब आप वो रेंट टू ईएमआई में जाओगे ना, इट शुड नॉट बी मोर देन डबल। ओके। तो 1 लाख हुआ ना, इट हैज टू बी बिलो 2 लाख। हम्म। रेंट 1 लाख, ईएमआई लेस देन 2 लाख, देन टेक इट। हम्म। एंड यू कैन इजिली डू दैट, क्योंकि 35-40 तक ना आपने सेविंग इतना कर दिया है कि पहले अगर आप का 20% डाउन पेमेंट करते थे, अब ये 40-50% कर दोगे हम्म। फटाफट सब कुछ। ये आपको ट्रैप पे नहीं आना चाहिए कि एक रूल है 5-20-30-40। अच्छा। 5-20-40-30-40 क्या होता है कि जब आप घर खरीद रहे होगे, योर होम वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स योर एनुअल इनकम। तो मतलब अगर 20 लाख है तो 1 करोड़। 1 करोड़ का घर खरीदना चाहिए। 20 का मतलब ये है कि आपका होम लोन टेन्योर शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स। हम्म। इट शुड बी लेसर देन 20, 20 और बिलो। 30 क्या है? 30 इज द डाउन पेमेंट शुड बी एटलीस्ट 30%, एटलीस्ट। and 40% never ever be in the situation where your EMI is 40% of your income. It has to be 40% and below. हम्म। So 5, 20, 30, 40 na, this is your, in a way, your safe zone. हम्म। You are protected फिर. Chance of finance going wrong is very little. हम्म। प्रोजेक्ट अटक सकता है, देखिए वो आपके हाथ में नहीं है, हम्म। पर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग आपके हाथ में है। हम्म। अगर आप 5, 20, 30 फॉलो करोगे ना, यू आर सेफ। ये जो ट्रेंड है कि जो हर सिटी में हम देख पा रहे हैं कि लोग बस अपनी जो कम्युनिटी, अपनी सोसाइटीज़ हैं, अपने जो पॉकेट्स हैं, अपने जो सेक्टर्स हैं, वहीं तक एक तरीके से अपनी पूरी दुनिया सीमित करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू ट्रेवल बिकॉज हमको पता है रोड्स का सिचुएशन बहुत ख़राब है, और बाहर आपको निकलती है ऐसे थर्ड वर्ल्ड की फीलिंग आती है, अपनी जो अपनी सोसाइटीज़ है वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वाली फीलिंग है। तो एक तरीके से अपनी मिनी कंट्रीज़, मिनी सोसाइटीज़ वो उस तरीके से बन गए हैं और वहीं तक अपनी सीमित करना है। अब तो ये हो गया है कि भाई स्कूल और वो सब भी, हॉस्पिटल भी उसी में दे दो, जितना हो सके बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि बाहर फिर वो दिखता है कि ये इंडिया में आ गए हम वापस से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये चाहे नई सिटी हो रही हो, चाहे एक्सपेंशन है, चाहे आप नोएडा में देख लीजिए वहाँ पे भी यही हो रहा है, गुड़गांव में भी यही है, और पुरानियों में तो खैर ये चीज़ है ही। तो ये क्या, ये ट्रेंड मतलब एक्सिलरेट होगा, और ये सबसे बड़ी कमी जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ की, क्योंकि जो बाहर है वो अभी भी वो उनको लग रहा है कि 2000 पिछली सदी का जो भारत है वो उस तरीके से गंदगी है, रोड्स अच्छे नहीं है, लेन मार्किंग्स नहीं है, लाइटिंग नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से जो ये हमने एनक्लेव्स बना लिए हैं, है ना, सेफ्टी हेवंस, तो ये क्या ट्रेंड एक्सिलरेट होगा? और देखिए एक्सलरेट होगा। मुझे पूरा भरोसा है अपनी म्यूनिसिपैलिटीज़ पे कि वो चोरी रहेंगे। हाँ। ठीक है। और एक चीज़ प्रॉब्लम है ना कि अभी लोग को आदत हो गई है कि म्यूनिसिपैलिटी से कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। हम्म। सिक्योरिटी, देखिए अभी बिल्डर म्यूनिसिपैलिटी हो गया, बिल्कुल। वो एक मिनी म्यूनिसिपैलिटी है, बट बिल्डर एक स्मूथ एफिशिएंट म्यूनिसिपैलिटी है। तो मोर एंड मोर पीपल विल गो टू दैट बिल्डर कि आप ही सब चीज़ संभाल लो, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, घर बनाओ। तो बेसिकली इंडिया के सबसे बेस्ट टाउन प्लानर्स अभी बिल्डर्स ही हैं। हम्म। लोग को बिल्डर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो लोग को लगता है कि बिल्डर सब चीज़ में खराब है। हम्म। पर आप अपने बिल्डर को निकाल दोगे ना, आपको
अपने म्यूनसिपैलिटी से बात करना पड़ेगा। हम्म आप 10 मिनट बात करोगे ना म्यूनसिपैलिटी से, आप बिल्डर के पास भाग के जाओगे, हम्म क्योंकि अपनी म्यूनसिपैलिटीज का पता नहीं, अभी आई डोंट नो हाउ टू फ्रेज दिस, कि अभी इतने करप्ट हो गए ना कि उनको लगता है कि उनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ एफएसआई बेचना है हम्म और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना है। खून चूसना है बेसिकली, किसी भी तरीके से। मतलब कोई भी परमिशन चाहिए उसके लिए पैसा दो, ये ले लो। तो ये पूरा का पूरा जो इनका रेंट सीकिंग पे जो पूरा बना हुआ है। तो पहले के टाइम पे जब मैं देखता हूँ ना अरियंत, की आई थिंक ये म्यूनसिपैलिटीज काफ़ी अच्छी गवर्न थी। हम्म कुछ टाउन प्लानिंग होता था, फुटपाथ्स इतने साइज के होने चाहिए, लेन मार्किंग्स होने चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स ऐसे होने चाहिए। अभी जब मैं देखता हूँ हर शहर में, हम्म गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर, ठीक है, हैदराबाद थोड़ा ठीक है, मानता हूँ मैं, पर हमारे जो टॉप 3 शहर जो अभी हैं, उनका तो फुटपाथ का तो मतलब, अगर कोई यहाँ पे आप बिठा दोगे ना, वो शायद से मान के चलेगा कि इस शहर में म्यूनसिपैलिटी है ही नहीं। हम्म सिक्योरिटी भी, अभी जब मैं देखता हूँ गुड़गांव में थोड़ी जगह में मैंने डीएलएफ का सिक्योरिटी देखा। अच्छा, यही होने वाला है फिर अब। हाँ, मतलब मुझे मुझे लगा, मतलब बहुत पता नहीं उनका यूनिफॉर्म पे, क्योंकि वो नॉर्मल सरकारी यूनिफॉर्म नहीं थी, हम्म तो अभी सिक्योरिटी भी वो संभाल रहा है, पानी भी इन अ वे वही संभाल रहा है, स्कूल भी वही संभाल रहा है, हॉस्पिटल भी वही संभाल रहा है, रोड भी वही बना रहा है। हम्म अरे सब कुछ के लिए कंपनी है, तो तू क्या कर रहा है? हम्म कुछ तो शर्म कर। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा, मैं जैसे आपको बता रहा था, टायर 2 टायर 3 टाउन्स में भी अब क्या हो रहा है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ और ये जो सेक्टर काटते थे पहले सारे, जो स्टेट गवर्नमेंट्स और वो सब शहरों में जो टाउन प्लानिंग करते थे कि यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, और सेक्टर्स काट के वो उनका प्लॉटिंग करते थे, अब वो भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है उसका भी। कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो 20 एकड़ 30 एकड़ ले लिया और वहाँ पे प्लॉटिंग कर दी, और वहाँ से गांव वाले, शहर वाले तो चलो रह रहे हैं अभी, गांव वाले उठ के आ रहे हैं वहाँ पे प्लॉटिंग, जो प्लॉट्स कट रहे हैं वहाँ पे वो ले रहे हैं, क्योंकि दे ऑल्सो वांट टू फील कि हम भी शहर वाली फीलिंग ले। और उनके लिए डेवलपमेंट का पैमाना वो है, वो ओवर प्राइस कर रहे हैं। मतलब अपना बेशक वहाँ पे उनका जो पर एकड़ का है वो 2-3 किलोमीटर का ही अंतर है जो अभी वो रह रहे हैं गांव में, और वो भी गांव के खेतों में ही बने हैं वो जो बन रहे हैं ये सेक्टर्स, एक तरीके से प्राइवेट बिल्डर्स जो बना रहे हैं। लेकिन जो सरकारी सेक्टर्स हैं उसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ना वहाँ सिक्योरिटी है, ना रोड है, ना पानी आता है, कुछ भी नहीं है। तो इतना फर्क है कि एट द लोएस्ट लेवल भी देश में ये हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ और ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग। मतलब मैं सच में बोलूँ ना अरियंत, अगर म्यूनसिपैलिटीज डिसअपियर हो जाए ना, हम्म इंडियन सिटीज को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म बिल्डर उसका रोल फुलफिल कर देगा। बिल्डर्स को, जैसे मैंने कहा ना, वो म्यूनसिपैलिटी बस क्या बोलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफएसआई ले, 2 और फ्लोर बना दे, फिर उसके बाद तू सड़क बना, गार्डन तू बना। मैं कभी हम्म कभी सोचता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी में इतने लोग हैं क्यों? मतलब यू कैन, म्यूनसिपैलिटी में आप 40-50% स्टाफ निकाल दोगे ना, हम्म फिर भी एफिशिएंटली चलेगा। हम्म पहले के टाइम पे ना, ब्रिटिश के टाइम्स पे, तो जैसे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जब बनी थी, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स बैक, ठीक है, ब्रिटिशर्स के वक्त पे उन्होंने टाउन प्लानिंग अच्छी तरह की थी कि एक शहर कैसा होना चाहिए। प्लॉट्स काटे थे, यहाँ पे घर बन सकता है, यहाँ पे गार्डन्स बन सकते हैं, यहाँ पे स्कूल बनेगा। वो ये एक जोन को बनाता है ना। बिल्कुल। अभी जब मैं देखता हूँ मुंबई को, कोई सेंस ऑफ प्लानिंग नहीं है। हम्म हर एक जोन पे स्कूल एक जगह पे होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। अभी आप देखो यहाँ पे स्कूल कहाँ पे है, इतना दूर, गार्डन यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने शहरों को सिर्फ रियल एस्टेट देखते हैं। हम्म वी डोंट थिंक ऑफ देम एज सिटीज। जब रियल एस्टेट एज अ सेक्टर देखते हो, एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो क्या ये बेटर व्हीकल है कंपेयर टू से स्टॉक मार्केट और सब चीज़ें? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैंने तो 1 करोड़ रुपए का लिया था, आज उसकी 5 करोड़ हो गई 10 साल में, और अगर मैं स्टॉक में भी डालता तो कितना हो जाता, 1.5 करोड़ 2 करोड़ मैक्सिमम, राइट? और आप देखते हो कि एनआरआईज इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बाहर कंट्रीज में रहते हैं वो, उनके वहाँ के स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, हर चीज़ है उनके पास।
वहाँ की बजाय वो यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ क्या है मतलब ये एज अ व्हीकल कैसा है, जो यूथ है उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे? क्या एज एन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके पास पैसा है? ऑफ कोर्स। देखिए, रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट मैं ज़्यादातर लोग को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो इनकमिंग आउटगोइंग का प्रॉब्लम है कि इनकमिंग फैसिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आउटगोइंग फैसिलिटी बहुत मुश्किल है। मैं आपका वो इशारा समझ गया, ये 1 करोड़ टू 5 करोड़। देखिए, वो ज़्यादातर मार्केट्स एनसीआर में हुआ है, ठीक है। मुंबई जैसे मार्केट में ना प्राइसेस नॉट गॉन अप, बैंगलोर में देव गॉन अप, बट बैंगलोर बहुत अंडर वैल्यूड था, ठीक है। एनसीआर बड़ा है क्योंकि बहुत स्पेकुलेटिव था, और वो 10 साल के लिए मरा हुआ मार्केट था। 10 साल के लिए एनसीआर में कुछ हुआ ही नहीं था, इतनी बिल्डिंग्स अटक गई थी, कोई डिमांड नहीं था, फिर कोविड के बाद थोड़ा पिकअप हुआ। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको याद रखना है कि रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जिसमें आप 0 और 100 का खेल कर रहे हो। आपने लिया और अगर अटक गया तो उस घर का वैल्यू 0 है, क्योंकि एक स्टॉल प्रोजेक्ट का वैल्यू 0 ही है, कोई खरीदेगा नहीं, आप बेचने की जगह कुछ मिलेगा नहीं। और अगर रेडी हो गया फिर वो 100 है, पर आपको वो देखना है कि आपने कौन से प्राइस पे लिया है। अभी लोग देख सकते हैं कि अरे मुझे ले लेना चाहिए था 2021 में। मैं 2021 में भी यहाँ पे था, दिल्ली में एक छोटे टूर के लिए, और मेरा मानना उस वक्त भी था कि अगर आपको घर लेना है, एट दैट टाइम इट वाज वैल्यू फॉर मनी टू बाय अ हाउस रेडी। मैं गया था शायद से गोल्फ कोर्स रोड में, एक दो बिल्डिंग थी शायद, कोई प्रिंसटन, रॉयल्टन, कार्ल्टन बिल्डिंग्स, ठीक है। मैं अंदर गया, अच्छा लगा मुझे। सर कितना रेट था? काफ़ी कम था, ऐसा बहुत, ये तो अच्छा वैल्यू है। तो अब आप बेट लगा रहे हो वो शहर पे कि अगर आप रियल एस्टेट देखोगे ना, रियल एस्टेट इज माइग्रेशन माइग्रेशन माइग्रेशन। जो भी शहर में माइग्रेशन होगा ना, उसके रेट्स बढ़ेंगे। मुंबई में बहुत से लोग आ गए, रेट बढ़ गए। गुड़गांव में बहुत से लोग आ रहे हैं, रेट बढ़ गए, शायद से ज़्यादा ही कुछ बढ़ गए, ठीक है। बैंगलोर में स्टडी माइग्रेशन हो रहा था, तो स्टडी प्राइस राइज हो गया। तो अभी के टाइम पे इफ यू आर बाइंग, इन माय व्यू, बाय अ होम ओनली फॉर स्टेइंग। ये घर मैनेज करना ना बहुत मुश्किल है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने घर ले लिया, रेंट पे डाल दिया। इंडिया का तो लीगल सिस्टम वैसे ही टूटा हुआ है, उसको वो डिस्प्यूट सेटल करने में ना बहुत घाटे का सौदा होता है। तो बी सिंपल, यूज योर हाउस फॉर स्टेइंग, बाकी का पैसा और जगह पे कमाओ, और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मतलब मुझे लगता है कि एनसीआर रियल एस्टेट इज मोर रिस्की देन क्रिप्टो करेंसी। क्या बात कर रहे हो? नहीं, सच में, क्योंकि इतना स्पेकुलेटिव बन गया ना। बट मेरे को आप ये गुड़गांव का थोड़ा मेरे को फेनोमेना समझाओ। मतलब ना तो वहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना, मतलब पता नहीं क्या क्यों हो रहा है। मतलब वहाँ पे 100 करोड़ के फ्लैट क्यों बिक रहे हैं? 5 करोड़ 10 करोड़ तो बहुत ही कॉमन हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि ये नीचे ही नहीं आ रहा है। और इतनी इतने फ्लैट्स बन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अब तो पूरा आगे तक चले गए हैं। कितना एक्सपेंशन हो गया है गुड़गांव का। अब तो सोना भी पार हो गया, मानेसर भी पार हो गया। अब कहाँ मतलब इतने फ्लैट बन रहे हैं। आम आदमी एक पूछ रहा है कि भाई अगर इतने फ्लैट बन रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? वैसे तो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, और वैसे फ्लैट इतने बिक रहे हैं कि 5-5 करोड़ के बिक रहे हैं। तो ये है कहाँ से आ रहे हैं ये लोग मतलब खरीदने वाले? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप 5 साल पहले टाइम पे जाते ना, बहुत से घर 5 करोड़ के ऊपर भी नहीं थे। अभी क्या हुआ है कि शायद से एक प्रोजेक्ट ने वो मार्केट को पूरा अपलिफ्ट कर दिया है। वो है डीएलएफ कमेलियास। उसका प्राइस इतना बढ़ गया है, और सब प्राइस उस सब सेपरेट प्रॉपर्टीज उससे बेंचमार्क हो गए, ठीक है। नाउ मैं जानता हूँ ये गुड़गांव में, पहली बार गुड़गांव में नहीं हुआ है, बहुत से शहरों में होता है, ठीक है, हो चुका है, पर वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अभी ये न्यू ट्रेंड है, तो थोड़ा 5-6 साल चलेगा, फिर लोग समझ जाएंगे कि, मेरी राय में, जब मार्केट पिकअप होता है लग्जरी में ना, सबको ये एक सपना रहता है मुझे लग्जरी प्रोजेक्ट करना है। कोई शान से बोलता नहीं मैं अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड लेवल हाउसिंग
प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। हम्म ये लग्जरी प्रोजेक्ट का जो शान होती है ना, वो ऐसा होता है कि कोई आई एम अ एयरलाइन ओनर, ग्लैमर, हम्म आई ओन अ रेस्टोरेंट, हम्म कि बड़े लोग खरीदे मेरा। हाँ। आई एम अ फिल्म प्रोड्यूसर। हम्म तो जब मार्केट पिकअप होता है तो बहुत से लोग जंप कर लेते हैं लग्जरी बेचने के लिए। हम्म इनवेरिएबली क्या होता है, इतने लोग आ जाते हैं कि सप्लाई बहुत बढ़ जाता है और डिमांड नहीं होता, और ये प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। आपका जो दूसरा सवाल जो था ना कि ये कौन खरीद रहा है, देखिए ये एनसीआर में अब मैं डेफिनेटिवली बोल सकता हूँ, मैं रुका था ये ट्रिप के लिए कि मुझे डेफिनेटिव आंसर चाहिए था हाँ। कि कौन खरीद रहा है। और अब मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 80% ऑफ द बायर्स जिन्होंने गुड़गांव में घर खरीदा है 2 साल में, जो बुकिंग वाले हैं ना, आर इन्वेस्टर्स अच्छा। स्लैश ब्रोकर्स स्लैश ट्रेडर्स, वन ऑफ द थ्री कैटेगरी, कभी कभी सेम पर्सन विद ऑल द थ्री। और बिल्डर कैसे इंसेंटिवाइज करता है, आप मेरे से ये रेट पे लो, आप जाके आगे बेचो, ठीक है, अगर आपका बिका नहीं मैं आपको एक बायबैक ऑप्शन भी दे देता हूं। अच्छा। तो ब्रोकर के लिए जीरो रिस्क है। हम्म बिल्डर ने उसको बोला है 2 करोड़ का आप मेरे को चेक दो, आप जाके बढ़ाओ जितना आपको बढ़ाना है, अगर आपका बिका नहीं वो रेट पे आई बाय इट बैक। उसी रेट पे। ब्रोकर्स इन अ वे हैव इन्फ्लेटेड द मार्केट इन गुड़गांव अ लॉट, हम्म बहुत बढ़ा दिया है। अभी रियल एस्टेट पे तो थोड़ा एनसीआर में पागलपन है, जैसे मुंबई में स्टॉक्स का पागलपन है ना, और साउथ में गोल्ड का पागलपन है, हम्म एनसीआर में जमीन 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 रियल एस्टेट में। हम्म अभी आई थिंक थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो एडजस्ट हो जाता है, पर मुझे लगता है ये ऑटो एडजस्ट अभी बिल्डर के साइड से नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी एक चीज और समझ गया हूं कि एनसीआर में ना बिल्डर प्राइस गिरा नहीं सकता। अच्छा। अगर उसने प्राइस गिरा दिया ना वो खत्म, उसके बाद उसका हर फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है ना ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कैसे गिरेगा ये? ये अभी गिरेगा रीसेल मार्केट पे। हाँ। जिन्होंने घर लिया है और जिसके पास वो बायबैक फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, उसने लिया है 3 करोड़ में, उसको लगता है कि वो 4 करोड़ में 5 करोड़ में बेच सकता है, वो रेट आएगा नहीं। हम्म अगला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट पास आते आएगा आएगा आएगा, वो अपना रेट कम करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, एक टाइम पे वो 3 करोड़ का 3 करोड़ हो जाएगा, जो अभी हो गया है। जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखे हैं, एटलीस्ट आई थिंक 70 to 80% जिसने पिछले साल में इन्वेस्ट किया है उनका रेट वही है, तो प्रीमियम कुछ नहीं है। हम्म अभी सवाल ये है कि ये 3 करोड़ का जो मैंने लिया है बिल्डर से, वो 3 करोड़ से कम हो जाए कि नहीं, चांसेस है कि वो हो जाएगा, क्योंकि आपने प्राइस आउट कर दिया है हम्म पर स्क्वायर फीट पे, और दूसरी चीज टिकट साइज पे। बहुत से लोग के पास पर स्क्वायर फीट रेट का पैसा है, पर जब 5-5 करोड़ के घर हैं मेरे पास नहीं है वो रेट, बिल्कुल। तो आई थिंक वो एडजस्टमेंट होगा। जैसे मैंने कहा, ये गुड़गांव में, सिर्फ गुड़गांव में नहीं है, ये मुंबई में हो चुका। 2014 में हुआ था, जिसकी वजह से ये बहुत डैमेज हुआ। उस वक्त भी मिस्टेक मार्केट का था, आपने एंड यूजर को प्राइस आउट कर दिया। अभी गुड़गांव ये करेगा, मैं बस होप करता हूं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इतने स्टॉल नहीं हो। तो क्या ये मतलब सरकार इसमें स्टेप इन नहीं कर सकती कि ये जो इस तरीके के इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और दिखाने की मैनिपुलेट करने की मार्केट को, तो ये तो रेगुलेटरी जो हमारे कंट्रोल्स हैं उसमें होना चाहिए कि भाई ये सब ना हो, स्पेकुलेटिव मार्केट क्रिएट की जा रही है ना ये तो। आई थिंक गवर्नमेंट का रोल है इसको ज़्यादा स्पेकुलेटिव फ्रेंडली करने में, क्योंकि हम्म यहाँ पे गवर्नमेंट ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी लेती है पोजेशन के टाइम पे, बुकिंग के टाइम पे नहीं। ठीक है, मुंबई में आपने बुक किया ना, आपको स्टैम्प ड्यूटी उसी वक्त देना पड़ता है, अच्छा। तो आपका और पैसा लग गया है, रजिस्ट्री हो गई है, तो अब आप उसको ट्रेड नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अगर आप उसको बेचोगे, फिर से देना पड़ेगा। हाँ, उसको देना पड़ेगा और आपका कॉस्ट बढ़ गया ना। 2 करोड़ का घर है,
10 लाख आपने स्टैम्प ड्यूटी दिया तो 2.1 करोड़ हो गया। हम्म, माई कॉस्ट इज नाउ 2.1 करोड़, मेरा मुनाफा होगा उसके ऊपर ही। बिल्कुल। यहाँ पे वो लोग नहीं करते। स्टैम्प ड्यूटी पोजेशन के टाइम पे लो। तो एज अ स्पेक्युलेटर 5 करोड़ का हाउस है, मैंने बुकिंग अमाउंट डाला 50 लाख, मैंने 50 लाख के ऊपर एक 5 करोड़ का पोजीशन दिया है। अगर वो 5 करोड़ बन जाता है 6 करोड़, मैंने 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। मैं तो बेच के निकल लूंगा, जिसको पोजेशन होगा वो उसको देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं एनसीआर को मानता हूँ, ये जैसे स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में ना, अगर मुंबई लार्ज कैप स्टॉक है, मेच्योर मार्केट, मेच्योर, बैंगलोर मिड कैप स्टॉक है, एनसीआर एक स्मॉल कैप स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। ठीक है, पहले स्टॉक तो नहीं कह देखिए सकते। पेनी स्टॉक की तरह बिहेव करता है, प्रॉपर्टी वैल्यू बिग लार्ज कैप की तरह है, पर वही। बिहेवियर पेनी स्टॉक की तरह है। हाँ, ठीक है, तो प्रॉब्लम वो है, अभी गुड़गांव बढ़ गया है पर वो मेच्योर नहीं हो पा रहा। हम्म, जैसे प्रॉपर्टी वैल्यूज बढ़ती हैं, मार्केट को भी मेच्योर होना चाहिए ना। अभी गुड़गांव के लोग, स्टॉक शायद से बन गया लार्ज कैप, पर वो अभी भी उसको ट्रेड कर रहे हैं पेनी स्टॉक की तरह। हम्म। समस्या ये है। 3 मार्केट्स ऐसे बताइए कि जो ओवर सैचुरेटेड हैं, और 3 ऐसे जो जहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं जिनको इन्वेस्ट करना है, और जो पोटेंशियल आपके हिसाब से अगले 10 साल में बहुत ज़्यादा स्कोप है वहाँ पे बढ़ने का। गुड़गांव आई थिंक इज द इजीएस्ट मार्केट टू कॉल। हम्म, मतलब शायद से पूरी स्टॉक मार्केट यही अनुमान कर रही है कि गुड़गांव में तो डेफिनेटली गिरेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी आके यहाँ पे समझ गए हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक हाँ, है, हाँ। तो दूसरा, मुंबई में भी प्राइस मुझे लगता है गिरेंगे, क्योंकि मुंबई का दूसरा कारण है कि मुंबई में बिल्डर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल अभी हो गए हैं। ठीक है, मुंबई का प्रॉब्लम है कि सप्लाई बहुत बढ़ गया है, हम्म, क्योंकि इतना रीडेवलपमेंट हो रहा है ना, तो मुंबई में प्राइस गिरेंगे उसकी वजह से। और स्काईलाइन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखिए, वैसा माहौल मुझे लगता है विन 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 है सबके लिए। हम्म, प्राइसेस गिरेंगे, बिल्डर्स की सेल्स होंगी, एंड यूजर्स घर खरीद पाएंगे, स्काईलाइन अच्छी होगी, इट इज़ अ विन विन फॉर एवरीबडी। हम्म, ठीक है, तो मैं एक्चुअली मुंबई बिल्डर्स और बैंगलोर बिल्डर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हम्म, ठीक है, देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि 10% ऑफ द बिल्डर्स आर गुड, बट इफ यू आस्क मी वेयर दोज 10% बिल्डर्स कम फ्रॉम ना, मुंबई और बैंगलोर। मुंबई, बैंगलोर, पुणे, वेरी मेच्योर, वेरी हम्म, मेच्योर, हम्म, हैदराबाद। तो दीज एंटिक्स, मतलब इन अ वे इफ यू आस्क मी ना, जो खेल, अ, जो बच्चों का जो खेल होता है ना, हम्म, रियल एस्टेट मार्केट में ज़्यादातर एनसीआर में ही हो रहा है। ठीक है, बाकी सब थोड़े मैच्योर हो गए हैं। हाँ, ठीक है, ये थोड़ा बच्चों का खेल है, जहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि अगर मुंबई के बिल्डर्स ये देखेंगे ना, वो सोचेंगे क्या कर रहे हैं ये सब बच्चे बच्चे, अभी तक बड़े नहीं हुए, ये सब खेल कर रहे हैं ना, ग्रो अप एंड प्ले द बिगर गेम। हाँ, ठीक है, मुंबई में खामियां बहुत हैं, पर वो जो गेम खेलते हैं वो बड़ा गेम खेलते हैं। हम्म, ये 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 हम लोग 10-15 साल पहले वाला खेल हमको मत दिखा। तो बट द मार्केट दैट आई थिंक विल फॉल इन माय व्यू, गुड़गांव होम प्राइसेस सबसे ज़्यादा फॉल शायद से वहाँ पे होगा। मुंबई प्राइसेस विल फॉल, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं, बट इट विल फॉल अ बिट। तीसरा इन माय व्यू सैचुरेटेड मार्केट्स, हैदराबाद, हैदराबाद भी। क्योंकि हैदराबाद एक पॉलिसी है उनका, अनलिमिटेड एफएसआई। हम्म, वो उतना बढ़ने नहीं देते, वो एक्चुअली में बढ़िया है वहाँ पे, मतलब आपकी अनलिमिटेड सप्लाई भी आएगी हाउसिंग की, और सबको विन विन है वहाँ पे भी। आपको बस मैनेज करना है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, आर्टिफिशियली आप उसको बोटल करके नहीं रखा है आपने, ये अच्छा है। हैदराबाद की ये पॉलिसी सबसे बेस्ट लगती है। हाँ, अगर दिल्ली वो अपना ले तो गुड़गांव और नोएडा की बैंड बज जाएगी। हाँ, बट दिल्ली वो सब कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक इतने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है ना, टू डू सच आई पॉलिसीज ना। थिंक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा पूरा, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो आसानी से कर सकते हैं। कि यहाँ पे दिल्ली ऐसा एक कैपिटल है ना, कि पावर, यू डोंट नो कि देर इज अ पावर, देर इज अ सुपर पावर, देर इज अ मिनी पावर जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। हम्म, तो बट हाँ, हैदराबाद दैट वे इज अ मार्केट, एंड हैदराबाद में मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है अभी। अभी भी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं ना, टाउनशिप्स, वैल्यू फॉर मनी। 3 मार्केट जिस पे मैं काफ़ी एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक हूँ,
एक तो एक्चुअली गिफ्ट सिटी है, हम्म। वो अभी तक थोड़ा स्ट्रगल हुआ है गिफ्ट सिटी में कितने का मतलब क्या प्राइस चल रहा है अभी जैसे? कि 10,000 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। ओके। तो देखिए उसमें भी रेंजेस है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाओगे, आपको, मैं जब बेट लेता हूँ ना किसी पे, मैं एक्चुअली लोकेशन पे बेट नहीं करता। हम्म। मैं बेट करता हूँ वो एग्जीक्यूटर पे, मैं प्लेयर पे बेट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे बेट करना है, मैं बेट करूंगा जिस पे वो एग्जीक्यूशन स्किल है और जिसके पास वो पावर है टू सी इट थ्रू। हम्म। तो गिफ्ट सिटी तो इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोरिटी इन अ वे। बट अगर मान लीजिए कल को मोदी जी नहीं रहते हैं प्रधानमंत्री, मतलब और कोई नॉन गुजराती आ जाता है, डू यू थिंक कि वो इकोसिस्टम चला जाएगा, या अब वो उस सिचुएशन उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे वो सेल्फ सस्टेनिंग है और वो अपने आप बनता रहेगा? नहीं, अभी अभी नहीं है वो सीन अभी पे, नहीं है। अभी नहीं है वो। पर अगर आप उसको 5 साल और दोगे ना विद फुल फोकस, वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा कि यू कैन नॉट किल द सिटी। ओके। ठीक है, क्योंकि जैसे बट हमने अमरावती के साथ देखा था, पहले अच्छा लग रहा था लेकिन फिर किल हो गया, फिर से रिवाइव हो रहा है। द अदर पर्सन एक्चुअली हु आई मॉनिटर वेरी क्लोजली, चंद्रबाबू नायडू। हम्म। क्योंकि बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो एक शहर बना सकते हैं ऑलमोस्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, एंड इफ यू हैव टू बेट ऑन एनी वन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया टू बिल्ड अ सिटी, इट इज चंद्रबाबू नायडू। हम्म। उनका एक रिस्क है, जैसे आपने कहा कि अगर वो चले गए फिर क्या होगा, तो द बेट इज ऑन दैट। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वेर यू थिंक यू कैन मेक 10x 5x 7x, देन यू आर बेटिंग ऑन अ गाय लाइक हिम, हम्म। बट इट कैन फॉल। ठीक है, अगर इफ ही डज इज मैजिक, और जितना मैंने सुना है उनके बारे में इज दैट वो बहुत हार्ड वर्किंग डिटेल ओरिएंटेड है, और उनका वो एक नजरिया है कि मैंने सिन्हा साहब वाला इंटरव्यू देखा था आपका। हाँ। हाँ। तो जैसे उनकी उन्होंने, बुक भी पढ़ी है मैंने। हाँ, तो हाँ। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए बहुत कम लोग हैं जिस इंडिया में ना, जो राजनीति एक बार इलेक्शन जीतने के बाद ना हम्म। गवर्नेंस पे इतना ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारा गवर्नेंस ज़्यादातर बहुत ही खराब है। हम्म। ठीक है, या वो इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करते हैं या ट्रेन करते हैं कि क्रेडिट मैं ले लूंगा, पर आई हैव हायर्ड द बेस्ट टीम। जैसे आरसी सिन्हा साहब, गडकरी जी ने उनको इतना पावर दे दिया, उनके स्किल और डिटेल्स पे इतना एक अच्छा मुंबई पुणे एक्सप्रेस बन गया, कितने कम बजट पे और कितने कम टाइम पे। गडकरी जी का आज भी नाम होता है उसके लिए, उसके, आरसी सिन्हा जी ने किया था वो। हाँ, लेकिन अभी आप देखिए गडकरी जी अभी भी है, हाईवेज अभी भी बन रहे हैं, एक्सप्रेस बन रहे हैं, वो क्वालिटी सेम है? नहीं है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो आरसी सिन्हा साहब ने 20 साल पहले किया था, हम्म। उनका एक नया पार्ट बना है। मैं गारंटी करता हूं कोई भी उस एक्सप्रेस वे अभी अभी जाएगा ना, वो समझ नहीं पाएगा कि कौन सा नया है कौन सा पुराना है। हम्म। क्योंकि जो नया वाला है इतना बेकार है, आपको लगेगा कि वो पुराना है। हम्म। तो अपने ब्यूरोक्रेसी में भी वो स्टैंडर्ड तो बहुत गिर गया है ना। हम्म। उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स और इस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स, इस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स का क्या आर्ग्यूमेंट है, अरे सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं कर सकते, और वो कुछ नहीं कर पाते। हम्म। ठीक है, हालांकि सड़क बनाना, हम लोग ने उसको एक रॉकेट साइंस बना दिया है। आप श्रीलंका जाओगे, कुआलालंपुर जाओगे, अफ्रीका जाओगे, आपको लगे अरे यार सड़क बनाना इतना मुश्किल नहीं है। हम्म। उतना मुश्किल नहीं है, हम लोग ने मुश्किल बना दिया है। बिल्कुल। तो टू पीपल आई थिंक, गिफ्ट सिटी, चंद्रबाबू नायडू आई विल वॉच आउट फॉर। तीसरा जो शहर है, मुझे लगता है एक्चुअली जो अच्छा कर सकता है, इट बी अ टॉस अप बिटवीन जयपुर, भोपाल एंड नासिक। हम्म। भोपाल थोड़ा अंडररेटेड है, हम्म। उसको अगर किसी ने ग्रूम किया है ना, अच्छा हो सकता है। जयपुर, जयपुर को एक्चुअली एक बहुत बड़ा शहर हो जाना चाहिए था। जयपुर ने अपने पोटेंशियल पे बहुत डिसअपॉइंट किया है। हम्म। और लास्ट है नासिक। अगर अरिहंत, इफ आई वाज टू लीव मुंबई ना एंड गो टू एनी अदर सिटी हम्म। एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू गो एंड स्टे इन अ प्लेस लाइक नासिक। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? देखिए, पास है मुंबई के, कंजेस्टेड नहीं है, ग्रीनरी है, पीस है, और मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। एक ऐसा शहर है कि मुझे लगता है कि अभी भी इट्स क्लोज टू द मेन सिटी,
एंड इट्स गेटिंग क्लोजर क्योंकि वो मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे हो गया, बट येट हैज अ पीस ऑफ अ स्मॉल टाउन। तो इफ एवर आई वाज टू गो एनीवेयर, पहले मैं सोचता था आई वुड लाइक टू गो टू पुणे, पर अभी पुणे एक बेबी मुंबई हो गया, ठीक है। जो मुंबई ने किया था 20 साल पहले, पुणे अभी कर रहा है, सेम क्वालिटी का कर रहा है। प्रॉब्लम वो भी है, मतलब मुंबई से आई वुड हैव थॉट कि लर्निंग्स वो लेंगे, बट दे आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स इन गवर्नेंस। ये तो पुणे भी ऐसा एक मार्केट एक्चुअली, पुणे मार्केट एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल मार्केट्स है। पुणे मार्केट को लोग एक्चुअली इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी स्ट्रांग है, आपको घर अच्छे रेट पे मिलता है और ठीक ठाक घर मिल जाता है। पर लोग पुणे को इग्नोर करते हैं मुंबई की वजह से। अरे महाराष्ट्र है तो मुंबई है, पुणे, हाँ पुणे 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 सेकंड लार्जेस्ट आईटी हब है इंडिया का, बैंगलोर के बाद। ट्रू। और पुणे में कोई सुपरस्टार सेल्स पर्सन नहीं है, जैसे गुड़गांव में डीएलएफ था, मुंबई में हीरा अंदानी है, बैंगलोर में प्रेस्टीज है। पुणे में ना कोई वो वहाँ का लोकल सुपरस्टार नहीं वो है। लोकल सुपरस्टार नहीं है जो एक बेच सके पुणे को। हालांकि अगर आप मुझे पूछे सबसे अच्छा एग्जीक्यूटिव इंडिया में कौन है, वो ना डीएलएफ है, ना ओबरॉय या हीरानंदानी है, ना प्रेस्टीज या शोभा है बैंगलोर का, पर एक पुणे का बिल्डर है कॉल्ड पंचशील। अच्छा। वो देश का इन माय व्यू इज द बेस्ट एग्जीक्यूटर एज अ बिल्डर। टाइमली देता है सब चीजें, टाइमली, क्वालिटी, ठीक है। टाइमली का मैं इतना ध्यान नहीं देता इंडिया में क्योंकि क्वालिटी पे ज्यादा फोकस है, लेकिन बेस्ट, पर कोई जानता नहीं उसके बारे में। अभी एक्सपेंशन जो हो रहा है एनसीआर में, गुड़गांव खासकर, अगर उनको यहाँ पे लेना है तो वो कौन सा एरिया है, किस साइड लेना चाहिए, मानेसर, सोहना? देखिए डेवलपमेंट मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा साइड एक्चुअली हो रहा है एसपीआर के साइड पे, अच्छा। और वहाँ पे भी आपको बेट करना है इंडिविजुअल्स पे, और वहाँ पे क्योंकि डीएलएफ का एसपीआर तो लाइक मेन बीच गुड़गांव में ही हो गया, मेन में हो गया ना। हम तो वहां पे हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि अब उसको नहीं छूना है। उसको नहीं छूना है वो। हाँ, तो बार बार बताओ आप। देखिए अभी अपॉर्चुनिटीज आ रही है इसके बाहर, जहाँ पे अगेन बिग बिल्डर्स जो एक लोकेशन को बदल देंगे, जैसे गाजियाबाद प्रेस्टीज सिटी। वो मैं 10 साल के बाद ना लोग गाजियाबाद, उसको गाजियाबाद बोलेंगे नहीं। वो तो कुछ वैसे भी नाम चेंज ही हो जाएगा हाँ शायद से, पर वो आइडेंटिटी बन जाएगी ना, मैं कहाँ पे रहता हूँ, वो बोलेगा प्रेस्टीज सिटी गाजियाबाद, ठीक है। तो आपको मॉनिटर करना है ये लोकेशंस जहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर जाने वाला है, जिसके पास डीप पॉकेट्स हैं, और जो एक लोकेशन को अपलिफ्ट कर दे। गाजियाबाद एक क्यों अच्छा एग्जाम्पल है, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब क्योंकि ये काफ़ी पास में है व्हेन यू लुक एट इट इन द ओवरऑल लैंडस्केप। और वन प्लेयर कम्स ना, उसको एंकर कर देगा, और उसके साथ बहुत से लोग आ जाएंगे, कॉमर्स आ जाएगा, ट्रेड आ जाएंगे, ऑफिस आ जाएंगे। जैसे भी नोएडा में हो रहा है ना, नोएडा में हम लोग वो कमर्शियल पिकअप देख रहे हैं। घर तो बहुत बन गए थे, पर घर एक बार आएंगे, लोग रहना शुरू करेंगे, फिर कंपनी सोचती है सस्ता भी है, लोग यहाँ पे वर्कफोर्स भी यहाँ पे ही है, यहाँ पे ऑफिस बना देते। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये कर दिया, या टीसीएस ने ये कर दिया ना ऑफिस। तो अभी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ ये मार्केट्स, गाजियाबाद, फरीदाबाद, वो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये मानेसर साइड पे मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, मैंने किया था करीबन 10 साल पहले। अच्छा हुआ मैंने कुछ वहाँ पे रेकमेंड, मतलब वहाँ पे मेरे फैमिली कुछ बेट्स वेट्स ले रही थी उस टाइम, अच्छा हुआ कुछ किया नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो तो एक मरा हुआ मार्केट बहुत साल के लिए था, थोड़े टाइम के लिए। बट एट दिस पॉइंट माई रेडार इज ऑन गाजियाबाद, फरीदाबाद, वहाँ पे पोटेंशियल इज देयर आई सी। अब एक और क्लासिक क्वेश्चन ले लेते हैं जो लोग पूछते हैं, प्लॉट लेना चाहिए या फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए प्लॉट, अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप प्लॉट ले लो और उसको प्रोटेक्ट कर लो, या दूसरा आप एक प्रोटेक्टेड प्लॉट ले लो। मतलब ये ब्रांडेड प्लेयर्स आते हैं और वो ज़मीन लेते हैं, उसको काटते हैं और आपको बेचते हैं। उसका कुछ प्रीमियम है, वो आपको सेफ्टी के लिए देना वो पड़ेगा। आपको बस वो मेजर करना है कि वो कितना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। अगर प्रीमियम बहुत है मत लीजिए, आपको जज करना पड़ेगा। इजी वे टू जज इन माय व्यू इज
अगर एक चीज 100 रुपए पर स्क्वायर फीट की जमीन है, बाय द टाइम इट कम्स टू यू इट इज 1000, डोंट टेक इट. मे बी अ 3x, 3 times 4 times इज ओके. 10 times हो गया मतलब ज्यादातर वहां पे कुछ मसाला बचा नहीं है, अनलेस वो शहर ही पूरा बदल रहा है. कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो, जैसे गुड़गांव की अगर हम बात करें, एनसीआर की बात करें, जहाँ पे इस मार्केट में है प्लॉटिंग वाले में? प्लॉटिंग डेवलपमेंट मैंने ज़्यादा यहाँ पे अभी तक देखे नहीं है नहीं है। एक्चुअली. ये प्लॉटिंग डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहे हैं टीयर 2 सिटीज़ में, हम्म बट बाय टीयर 1 ब्रांड्स. हम्म वो आपको बोल रहे हैं कि गुड़गांव में, क्योंकि टीयर 1 प्लेयर टीयर 1 सिटी में ज़मीन बेचेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है उसका वैल्यू क्या है. तो वो टीयर 1 बिल्डर आपको लेके जाएगा टीयर 2 टीयर 3 सिटी. तो इसीलिए जो नया गुड़गांव बता रहे हैं लोग, बन रहा है जो बाहर गुड़गांव से बिल्कुल राजस्थान में ही बन रहा है वो। तो देखिए, तो जैसे कौन से लोग हैं, इंदौर, गॉडरेज इंदौर में पहुंच गए, अभिनंदन लोढ़ा अयोध्या में पहुंच गए, हरिद्वार, रुस्तम जी कसारा में पहुंच गया. कसारा कहाँ है, सुना नहीं होगा आपको. मुंबई और नासिक के बीच में, दोनों लोकेशंस को टारगेट कर रहा है. तो वो सब ज्योग्राफीज में प्लॉट्स जाएंगे. और अगर आपको लेना भी है, आपको टीयर 1 से ही लेना है, टीयर 1 बिल्डर से, क्योंकि वो माहौल कुछ बना सकता है उसके बारे में 10 साल 15 साल 20 साल में ना. जैसे अभी हम लोग यहाँ पे फार्म हाउसेस देखते हैं जो कट हुए थे ना, कट के बेचे थे, पर वो चल गए. तो आपको एक ऐसा बेट लेना है, नहीं तो एक टीयर 2 वाला जो रहेगा ना, वो बेच के निकल जाएगा, कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर कुछ मेंटेनेंस नहीं होगा, सब खत्म. तो प्लॉट्स, इधर बाय अ प्लॉट जो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, या बाय अ प्रोटेक्टेड प्लॉट वाया बिल्डर एट अ प्रीमियम. दोज आर 2 ऑप्शंस. अच्छा, ये बताइए कि आखिरी में जो ये गुड़गांव में 100 करोड़ फ्लैट का जो फेनोमेना है, ये कौन है ये लोग? मतलब लोगों के उसमें सवाल है कि कौन खरीद रहा है इन फ्लैट्स को? देखिए, नॉर्थ इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग ना, वो खरीद रहे हैं. और ये सब जो प्रोजेक्ट्स है ना, एक वक्त के बाद ये एक स्टेटस सिंबल बन जाता है. तो एक बार अगर आप जाएंगे, जैसे डीएलएफ कमिलियास, सबसे महंगा प्रोजेक्ट, मैं वहाँ पे काफ़ी बार गया हूँ, पर मैं लाइट्स बंद देखता हूँ ज़्यादातर. अच्छा। तो काफ़ी लोगों ने उसको लिया है, पर ज़्यादातर रहते नहीं है. शायद से वीकेंड का होम होगा या वीकडे का होम होगा, पता नहीं मुझे. ठीक है, पर जैसे मैं देख रहा था, तो दो ही ऑप्शन है अगर लाइट बंद है. एक तो घर बिके नहीं है, या अगर बिके हैं तो लोग वहाँ पर रह नहीं रहे. मुझे लगता है दोनों चीज़ है. एक तो बिके नहीं है ज़्यादातर, मतलब बिक गए हैं, पर काफ़ी इन्वेंट्री बाकी है. और जिन्होंने खरीदा भी है, काफ़ी लोग वहाँ पे रह नहीं रहे. ठीक है. और कौन कौन से लोग वहाँ पे खरीद रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एनसीआर में जो भी है ना, एनसीआर, फरीदाबाद, सब ये मार्केट के लोग, जिसके पास पैसा बन गया है और उसके बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए, वहाँ पे रहना नहीं है ना. मतलब अगर आपके पास पैसा है यूपी, फरीदाबाद, गाजियाबाद में, बच्चे तो गुड़गांव में आएंगे, क्योंकि गुड़गांव में भी वो वाइब है. सबसे प्रीमियम जगह कौन सी है स्टेटस की? कमिलियास. तो और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, पूरे एनसीआर में अभी वो एक स्टेटस प्रोजेक्ट हो गया. तो कोई भी अगर अमीर है ना, पहले हम लोग बोलते ना लटियंस दिल्ली, वो कमिलियास हो गया है गुड़गांव का लटियंस. मुझे दिखाना है कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूं. बट थोड़ा और फाइट मार के तो लुटियंस में ही ले लेना। पर उनको वहां पे नहीं चाहिए. देखिए, ये सब जगह पे ना लुटियंस में कोई स्टार्टअप वाला ज्यादातर रहेगा नहीं. यहाँ पे जैसे अश्विनी ग्रोवर, वो शार्क टैंक और वो फोन पे वाले, स्टार्टअप इकोसिस्टम तो गुड़गांव में है ना. और वहां पे भी कम्युनिटी ऐसी हो गई है ना, काफी मशहूर लोग वहां पे रहते हैं. तो अमीर वाला भी ना सोचता कि मुझे वहां पे रहना है. ये दुनिया भर में होता है एक्चुअली. आप देखेंगे ना, हर जगह पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इतने स्टेटस वाले जो है हो जाते हैं ना, कि लोग उस पे ले लेते हैं. अमेरिका, इंडिया, तो ह्यूमन यूरोप, साइकोलॉजी। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी. क्योंकि एक बार आपने वो स्टेटस बना दिया. अगर आप मुझे पूछोगे कि जैसे डीएलएफ कमिलियास का एक 100 करोड़ का घर गया, मैं बोलूंगा 50 करोड़ इज फॉर दी
अपार्टमेंट, व्यू, क्लब हाउस, 50 करोड़ फॉर द स्टेटस। हम्म, अभी एक नया वर्जन का आ रहा है, पर आई थिंक उसमें दे मेक इट इवन मोर। यहाँ पे फ्रॉम व्हाट आई गैदर इज दैट काफी लोग हैं जो हु आर नॉट लाइक, हु आर रिच बट दे नॉट एलीट। हम्म, अभी मुझे लग रहा है कि वो डालियाज विल बी ओनली एलीट हम्म, एंड रिच। हम्म, मतलब ओके। आपको एलीट भी होना है, रिच भी होना है। मुझे लगता है कमेलिया अभी वो जोन में है कि रिच एलीट ठीक है, 50-50। मुझे लगता है अगला वाला जो करेंगे वो भी रिच प्लस एलीट। अच्छा, इसमें फिर ये बात आ जाएगी कि जो हमने पहले भी बात की थोड़ी सी, कि ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे जिसका आप फोटो खींचना चाहें। कैमेलियास का लोग खींचते हैं कि, लेकिन उसमें कुछ बिल्डिंग में ऐसा कुछ नया नहीं है, या उसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कोई पोटेंशियल है, न्यू प्लेयर आएगा जो इस टाइप के एक नई मार्केट, नए बेंच मार्क सेट करेगा? क्योंकि हम देखते हैं जैसे चाइना के कई घर देखते हैं, कई बिल्डिंग्स देखते हैं, बहुत ही मतलब बड़ी, और पूरा गार्डन भी बालकनी में ही है, और पता नहीं क्या क्या, इतना बढ़िया लगता है वो, कि पूरा फ्लोर ही वो जैसे एक फैमिली को दिया हुआ है। तो इस टाइप के जो बाहर देखते हैं न्यूयॉर्क वगैरह में, और वो सब भी बहुत लग्जरी भी है और बहुत अच्छा भी है, तो आर्किटेक्चर वाइज ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको नया प्लेयर आएगा इंडिया में जो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इनके मन में लग नहीं रहा है कि ये कुछ नया करना चाह रहे हैं, राइट? तो क्या इस टाइप की बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलेगी जहाँ स्काईलाइन भी ऐसे चेंज होगा? कहाँ पे पोटेंशियल है? कौन ऐसा थ्रेट है जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए जो देखिए, आप देखते हो? देखिए मुश्किल है। अ, देखिए जिसका ये सब जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स होते हैं ना, वो डेवलपर्स करते हैं जिसके पास एक तो पैसा है, दूसरा शौक है। ठीक है, मैं बिल्डिंग ही नहीं बना रहा, मैं एक लेगेसी। लेगेसी बना रहा हूँ। जैसे संजय लीला बंसाली, मैं अपने आप को एक बिल्डर नहीं मानता, मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता हूँ। ठीक है, तो हमारे बिल्डर्स वो यूनिवर्स में एक्चुअली दो कैटेगरीज ही ज़्यादातर हैं। एक तो जो ब्रांडेड वाले हैं जिन्होंने घर बना दिया जिसके माल बिकता है। ठीक है, और ये कंपनीज वैसे भी है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, हम्म, उनको मुनाफा दिखाना पड़ता है। उनके माइंड में ज़्यादा प्रॉफिट है और कम लेगेसी। ठीक है, अभी आप बिल्डिंग यहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर देयर इज नो शो स्टॉपर। हम्म, दूसरे एक सेक्टर पे, दूसरे स्पेक्ट्रम पे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो तो बायर के पैसे पे जी रहे हैं। वो तो क्या ही बनाएंगे वो उसमें। क्या बनाएंगे, उनको बस बिल्डिंग कंप्लीट करके भागना है। हम्म, एक छोटा सा कैटेगरी है बुटीक बिल्डर्स का, जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, खुद के पैसे से करेंगे और स्टाइल में करेंगे। तो मुंबई बैंगलोर में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे बैंगलोर में एक बिल्डर है टोटल एनवायरनमेंट, हम्म, वो उसका जैसे एप्पल ब्रांड है ना, हम्म, उसका वैसे कल्ट है। अच्छा। वो देता है 8 साल 9 साल के बाद, हाँ, पर लोग चाहिए तो मुझे उसके वहां पे चाहिए, वहां पे ही चाहिए मुझे। ओके। और उसका रेट वहां का सबसे महंगा रेट है। हम्म, ठीक है, वो चाहे तो 2-3 प्रोजेक्ट करता है, आ, पर पर इतनी अच्छे अच्छी। होते हैं उसके, देख। हाँ, और उसका कस्टमर बेस भी वैसा है। हाँ, मुझे टोटल एनवायरनमेंट में ही लेना है, कोई और आए नहीं आए, कोई और दूसरा ब्रांड नहीं, मुझे उसके वहां पे लेना है। हम्म, तो उसका वैसे कल्ट हो गया है। तो दिल्ली में भी शायद से आएगा, दिल्ली गुड़गांव में। हम्म, डीएलएफ को फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछे, अभी तक कर देना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए बहुत ये लो हैंगिंग फ्रूट है हम्म। टू क्रिएट दैट आर्किटेक्चरल मार्वल। पैसा है उनके पास, सेल्स प्राइस मिल जाता है, तो बनाइए एक ऐसा बिल्डिंग जो एकदम लैंडमार्क हो। मतलब ये देखिए ना कि पहले सरकारी तरीके से चीज़ें बनती थी, जो बिल्डिंग्स बनती थी, जो हमारे शहर भी बने, चंडीगढ़ है, और बहुत आर्किटेक्ट्स आते थे बाहर के, और डिज़ाइन करते थे। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, अहमदाबाद में भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो अब प्राइवेट वाले भी, जिनके पास पैसा भी है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तो चलो कर ही नहीं है, उनका तो डाउनफॉल हम देख ही रहे हैं, बट प्राइवेट वाले भी नहीं कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए एक वक्त के बाद जब बहुत पैसा मिल जाता है ना, तब आप लेगेसी के बारे में सोचते हो। तो मुझे लगता है कि एक मैंने सुना है, मतलब मैंने बाहर से प्रोजेक्ट देखा है। एक प्लेयर है सेंट्रल पार्क, एक बिल्डर। लोगों ने मुझे उसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें कही हैं। मैंने देखा नहीं है अंदर से, बाहर से देखा है। वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। कहाँ पे है ये? गुड़गांव में, अच्छा। गुड़गांव में।
2 प्रोजेक्ट शायद से उसके हैं। एक मैंने प्रोजेक्ट देखा था, एक विला प्रोजेक्ट, एमआर पाम स्प्रिंग्स, गोल्फ कोर्स रोड में, कमिलियास के बाजू में। वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसका मैंने पिक्चर भी लिया। नहीं, आप लोगे तो इतना काउंट नहीं होता क्या 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 है। क्या? हमारे जैसे आम आदमी लेंगे तो काउंट होगा, आप तो खैर लेते ही रहते होगे। हाँ नहीं, पर अभी भी दिल्ली में है ना, दिल्ली गुड़गांव में मैंने एक्चुअली पिक्चर्स तो बहुत लिए क्योंकि अपने रिपोजिटरी के लिए, हम्म, पर मैंने पब्लिश शायद से एक या दो ही किए। हम्म, उसमें से ये था, क्योंकि अच्छा। डिफरेंट प्रोजेक्ट था। अच्छा, आखिरी में हम ये बात करते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं रियल एस्टेट मार्केट में। और सबसे बड़ी जो क्राइसिस मैं देख रहा हूँ वो है कि हाउसिंग का जो क्राइसिस है, जो स्पेशली जो यूथ आ रहा है, उसको अभी ऐसा लग रहा है कि घर तो मैं खरीद ही नहीं सकता। और क्योंकि घरों के प्राइस इतने बढ़ गए हैं खरीदने के लिए, तो उनका रेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 2-3 साल की अगर बात करें तो 30-40% कई एरियाज़ में बढ़ा है। तो अब जो नए लोग आ रहे हैं जिनकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है, तो वो कहाँ रहेंगे? और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बेस क्रिएट करना चाहते हैं तो फैक्ट्री वर्कर्स कहाँ रहेंगे फिर? अगर 30 हज़ार कमाने वाला ही अफोर्ड नहीं कर रहा है, तो 20 हज़ार कमाने वाला कैसे करेगा? 15 हज़ार वाला कैसे करेगा? तो एक बहुत बड़ा एक अर्बनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग और ये सब पूरे डेवलपमेंट के लिए ही खतरा बन चुका है रियल एस्टेट मार्केट। तो ऐसा क्या सरकार को रिफॉर्म्स करने चाहिए? और जो उन्होंने किए हैं रेरा में, क्या उसने हेल्प किया है? क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है? तो ऐसे क्या 3-4 स्टेप्स हो सकते हैं जिससे ये क्राइसिस जो है, जो अभी है हमारे इसमें, वो कम हो जाए और थोड़े प्राइसेस जो हैं वो स्टेबलाइज हों, क्रैश हों, अफोर्डेबल ज़्यादा बने? तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे? देखिए, अगर आपको अफोर्डेबिलिटी मार्केट में लानी है ना, आप एक सिंपल स्टेप से कर सकते हो। आपको बस अंडर कंस्ट्रक्शन सेल ऑफ होम्स हम्म, को बैन करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि कोई भी बिल्डर बन जाता है, पैसा नहीं है, पर घुसना है मुझे। आप इतने प्लेयर्स आ जाते हैं कि सबका कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर अगर एक ज़मीन है, उसमें 5-20 बिल्डर है, 5 के पास पैसा है, 15 के पास पैसा नहीं है, हम्म, पर वो बिड कर रहा है, सोच रहा है कि मैं यहाँ से पैसा लूंगा, वहाँ से लूंगा। लैंड का भाव अगर 100 करोड़ था, अभी वो 150 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, रिस्क बहुत है। एक चीज़ तो अफोर्डेबिलिटी है, दूसरा चीज़ है सिक्योरिटी। अगर हमको अच्छे प्लेयर चाहिए ना, हमको वो बिल्डर्स चाहिए जो प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे। अभी हमारा हमारा सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि अगर बिल्डर ने सेल कर दिया ना, वो प्रोडक्ट को जल्दी से बना के भेज देता है, फिर 1 साल के बाद ये टूट रहा है, वो टूट रहा है, ये खराब है, वो खराब है। उसको एक फिनिश प्रोडक्ट देने का कुछ इंसेंटिव नहीं है। अभी जब एप्पल अपना आईफोन बनाता है, वो इतने डीप जाता है क्योंकि वो पता है, उसको पता है कि कस्टमर वो देखेगा, हम्म, टेस्ट करेगा और फिर खरीदेगा। यहाँ पे कुछ टेस्टिंग नहीं है, बेच दिया, उसके बाद ठीक है, अटका तो अटका। अगर बना के दे भी दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि पैसा तो मिल गया। हम्म, एक कारण है ना जिसकी वजह से लोग एडवांस पैसा देना नहीं चाहते कोई भी धंधे में। लो क्यों दूं? ट्रस्ट। इन अ लो ट्रस्ट इंडस्ट्री लाइक रियल एस्टेट, वी फोर्स बायर्स टू ट्रस्ट। हम्म, तो मेरी राय में, यू बैन सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स, नंबर ऑफ बिल्डर्स विल कम डाउन बाय 90%। जो बैड एक्टर्स हैं वो निकल जाएंगे अपने आप। ओनली फुल टाइम बिल्डर्स, जिसका वो धंधा है, जिसको नाम बनाना है, काम करना है, वही करेगा। तो फिर तो ये भी हो सकता है ना कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो हो सकता है वो प्राइस भी कम कर दें क्योंकि उनके पास मार्केट इतने बढ़ जाएगा। यू बैन सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स था अरिहंत, बिल्डर्स विल कम डाउन बाय 90%, नंबर ऑफ बिल्डर्स, होम प्राइस विल कम डाउन बाय 30%। हम्म, दैट इज द फास्टेस्ट वे टू डू इट, एंड क्वालिटी विल गो अप 50%। हम्म, सोचिए, 90% बिल्डर्स विल गो डाउन, 30% प्राइस विल कम डाउन, बट क्वालिटी विल इंप्रूव 50%। वी डोंट नीड सो मेनी बिल्डर्स। मतलब लोग, मैं इतने बिल्डिंग्स देखता हूँ, और क्योंकि ये बिल्डिंग रहती है 50 साल के लिए, हमको देखना है कि हमको हमारा शहर कैसे दिखेगा। कोई भी आ जाता है, बिल्डिंग बनाता है, फिर इतना खराब लगता है। लेट्स गिव इट टू गुड बिल्डर्स, सीरियस बिल्डर्स। इसकी कमर्शियल बिल्डिंग, आप ऑफिस बिल्डिंग्स देखते हैं ना, हम ऑफिस बिल्डिंग देखते हैं, क्या लगता है ना, वाह अच्छा हम्म, ऑफिस बिल्डिंग बनाया है। हम्म, हम्म,
क्यों ऑफिस बिल्डिंग्स ऐसे अच्छे बनते हैं? क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग्स आप ऐसे बेचते नहीं हो, कंप्लीट होने के बाद बेचते हो। मॉल्स इंटरेस्टिंग। मॉल्स इतने हमारे जो अच्छे हमारे मॉल्स हैं, वो क्यों अच्छे बनते हैं? आप अंडर कंस्ट्रक्शन बेचते हो, आप बना के लीज करते हो, बिल्कुल। क्योंकि बिल्डर जानता है मुझे वैल्यू मिलेगा तब। तो ये होम्स का थिंग इन अ मार्केट लाइक इंडिया, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट जाना पड़ेगा मतलब यू हैव लॉस्ट द बैटल। गिव द बायर द अश्योरेंस कि बॉस सी, इफ यू लाइक इट बाय इट and remove it. तो ये कहीं ना कहीं रामबाण टाइप का इलाज है ये। Yes, and it's workable. हम्म। but बहुत से बिल्डर्स आई नो डोंट लाइक मी सेइंग दिस, बट आप मानोगे नहीं, मेनी गुड बिल्डर्स वांट इट। हम्म। क्योंकि पता है गुड बिल्डर्स ना, वो बोलते हैं कि बॉस हम लोग इतना मेहनत करते हैं, पर अपना रेपुटेशन इतना खराब है इन लोगों की वजह से। क्योंकि सब लोग बोलते हैं बिल्डर चोर है। मैंने चोरी नहीं किया है, पर ये चिंदी चोर बिल्डर है, पैसा नहीं है, वो सॉल्व करता है, और फिर वो माहौल बन जाता है सब बिल्डर चोर है। मैंने चोरी नहीं की, मैंने बिल्डिंग बनाई। अडानी का कितना बड़ा जो एंट्री है रियल एस्टेट में, वो कितना बड़ा आपको एक एक्स फैक्टर लग रहा है? देखिए, अडानी हैज एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर। देखिए, मेरी राय में अनलेस समथिंग हैपेंस इन महाराष्ट्र एट द पॉलिटिकल लेवल, अडानी विल बी मुंबईज बिगेस्ट बिल्डर बाय 2030। अच्छा। अनलेस दैट गूगली कम्स, दैट द पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंजेस। 5 साल में तो कुछ नहीं होने वाला है अभी तो। हाँ, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी। तो इन अदर सिटीज ऑल्सो ही आई थिंक विल मेक एन इम्पैक्ट। ठीक है। नाउ देखिए, एट दिस पॉइंट ना, आई नो बहुत लोग को अडानी से चिढ़ है। यू शुड नॉट। मतलब मैं हमेशा ओवरऑल पिक्चर देखता हूँ। जैसे धारावी रीडेवलपमेंट इंडिया का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट है। आपको चिढ़ है कि अडानी को प्रोजेक्ट कैसे मिला। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर अडानी नहीं करेगा तो सच में बोलिए कौन और कर सकता है? ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ना आपको पैसा चाहिए, एग्जीक्यूशन स्किल चाहिए, और तीसरा चीज पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। ठीक है। इसमें ये सब, मतलब एक तो चीज आप बोले कि अरे इसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, नहीं वो पॉलिटिक्स तो है, बिल्कुल। और आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। धारावी रीडेवलपमेंट एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है बिसाइड्स द रीडेवलपमेंट। बिल्कुल। अगर एक इंसान वो तीनों कर सकता है तो उसको ही दो ना। तो अडानी टू मी इज अ गेम चेंजर। ठीक है। डीएलएफ टू मी इन मुंबई इज ऑल्सो गेम चेंजर। डीएलएफ अभी तक गुड़गांव में ही है, एनसीआर में है, मुंबई में आ रहा है। आई थिंक डीएलएफ ऑल्सो हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन मुंबई। ठीक है। थर्ड, प्रेस्टीज, बैंगलोर ग्रुप। अभी ये ऐसा मार्केट हो रहा है ना, थोड़ा क्लीन अप होते जा रहा है, कि पहले लोग को लगता था कि अगर मैं बैंगलोर बिल्डर हूँ बैंगलोर में ही रहूंगा। अभी रूल्स ज़्यादातर स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, प्रोसेस ऐसे हो रही है, थोड़ा एफिशिएंसी आ रहा है कि बैंगलोर बिल्डर कैन सक्सीड इन मुंबई एंड इन एनसीआर। एनसीआर बिल्डर नेशनल बिल्डर्स बन जाएंगे एंड देन दे मे बी नए प्लेयर्स, एक तो अदानी टाइप के, और एक फिर ये जो नेशनल प्लेयर्स बन जाएंगे। तो हो सकता है कि इवेंचुअली हम जो बात कर रहे थे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, क्वालिटी और टाइमली चीज़ें होना, तो वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। and they'll become so big that they will also fulfill the wish that I have, that they'll be okay with ban of under construction home sale. उनके लिए तो वो मार्जिन कुछ मैटर नहीं करता ना। जिनके पास पैसा नहीं है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते होंगे। इनको तो कंपल्शन से उनके साथ compete करने के लिए ये सब करना पड़ता होगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो उनको उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत अलग होगा, they can work efficiently, their land cost will be lower, their interest cost will be lower. वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं कि बॉस आप ये ठीक करो तभी हम लोग करेंगे। बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट को तो पैसा मिल ही जाता है ना। कोई भी प्लॉट में कोई खरीदता है, गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिल जाता है। हायर द प्राइस, बेटर फॉर गवर्नमेंट। दे कैन नेगोशिएट विद गवर्नमेंट टू इम्प्रूव गवर्नेंस ऑल्सो। ट्रू।
सर ब्रिलियंट इनसाइट्स, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट फिर से आप आएंगे तो फिर से हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Aryan. I enjoyed the show. All the best. थैंक यू सर।